गाइस वेलकम टू ऑडियो नॉवल चैनल। जिसने भी इससे पहले की स्टोरीज नहीं सुनी है वो हमारे दूसरे चैनल पर जाके सुन सकता है। और इसके आगे की स्टोरीज सिर्फ इसी चैनल पर आएंगी। तो जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं ये स्टोरी। अध्याय 321 संवाद और संघर्ष। साधना पर्वतों पर टहलते हुए कभी किसी अमर गुफा इमॉर्टल केव में बैठकर बोध करना तो कभी किसी वरिष्ठ उस्ताद से युद्ध कला मार्शल डाओ के रहस्यों को सुनना। अर्जुन की इन्वेंशन इस प्रक्रिया का भरपूर आनंद ले रहे थे। उनकी शक्ति हर दिन धीरे धीरे निखर रही थी। हालांकि कोई बड़ा स्तर परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन जैसे गिरता हुआ पानी पत्थर को घिस देता है, वैसे ही इन छोटे सुधारों ने उन्हें अद्वितीय लोक वर्ल्ड ऑफ पीएलएस में आने के समय की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली बना दिया था। एक दिन अर्जुन एक प्राचीन पर्वत पर टहल रहे थे। उन्होंने ऊपर की ओर देखा, जहां सफेद वस्त्रों में एक आकृति धीरे धीरे चल रही थी। वह आकृति अत्यंत गरिमामय और अलौकिक थी, जैसे बर्फीले पहाड़ पर खिला कोई हिमकमल हो। वह कोई और नहीं बल्कि वही युवती थी जिससे अर्जुन का मुकाबला प्रवेश परीक्षा के दौरान हुआ था। उसी युवती ने उसे बताया था कि उसे 36 पर्वतों पर साधना का अधिकार मिल गया है। अर्जुन के मन में सवाल कौन था, वह कौन था जिसने ऐसा आदेश दिया। जो व्यक्ति 36 पर्वतों के द्वार खोलने की शक्ति रखता था, वह निश्चित रूप से इस लोक में कोई बहुत बड़ा स्थान रखता होगा। सफेद वस्त्रों वाली युवती ने भी अर्जुन को देखा। उसके कदम ठिठक गए। उसने धीमी आवाज में पूछा, क्या पिछले कुछ दिनों में तुम्हारी शक्ति में कुछ सुधार हुआ है? कुछ सुधार तो हुआ है। क्या मुझे तुम्हारे साथ फिर से अभ्यास स्पा करने का मौका मिलेगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये केवल प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं थी, वह वास्तव में उस दूरी को मापना चाहता था जो उसके और शक्ति भवन के 8वें स्तर वाले योद्धा के बीच थी, जिसकी इच्छा शक्ति मार्शल विल पूर्णता ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच चुकी थी। ठीक है, युवती ने धीरे से सिर हिलाया। अपनी पूरी ताकत लगाओ, हिमकमल बनाम असुर शक्ति। अर्जुन के शरीर के भीतर नक्षत्र शक्ति स्टार ओरिजिन पावर गरजने लगी। उसके रक्त का प्रवाह तेज हो गया और नस नस में युद्ध का उन्माद बैटल इंटेंट दौड़ गया। देखते ही देखते उसके चारों ओर एक भयानक आसुरी ऊर्जा डेमोनिक चीख फैल गई। वह किसी प्राचीन खूंखार आदिम पशु की तरह दिखने लगा। उसने कोई संकोच नहीं किया। उसकी आकृति एक बिजली की लकीर की तरह आगे बढ़ी। वह जानता था कि उसकी प्रतिद्वंद्वी उससे 2 छोटे स्तर ऊपर है और उसकी बर्फ और हिम की इच्छा आइस एंड स्नो मार्शल विल उसके ऊपर हावी हो सकती है। अर्जुन की बांह से एक भयानक गर्जना हुई, जैसे कोई क्रोधित किरण दहाड़ रहा हो। उसने पूरी ताकत से युवती पर प्रहार किया। हवा का दबाव ऐसा था मानो अंतरिक्ष ही फट जाएगा। युवती ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके हाथ के हिलते ही चारों ओर का स्थान पाले फ्रॉस्ट में बदलने लगा। जहां जहां से उसकी हथेली गुजरी, वहां सब कुछ जम गया। बर्फीली हवाओं का एक बवंडर उठा। अर्जुन को हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड महसूस हुई, लेकिन उसका मुक्का अडिग रहा। दहाड़, उसके मुंह से एक वास्तविक गर्जना निकली। युवती का चेहरा बर्फ की तरह ठंडा और भावशून्य था। उसकी हथेली ने अर्जुन के वार को सोखने की कोशिश की। धूम, शून्य में दोनों के प्रहार टकराए। बर्फीली ऊर्जा नुकीले शंकुओं आइस कोन्स में बदलकर अर्जुन के शरीर की ओर बढ़ी। अर्जुन पीछे हटा और अपनी दूसरी हथेली से उन शंकुओं को चकनाचूर कर दिया, लेकिन युवती रुकी नहीं। वह हवा के साथ थिरकते हुए आगे बढ़ी। मेरी इच्छा शक्ति उसके सामने कमजोर है, अर्जुन ने सोचा। अगर मेरी स्वप्न इच्छा ड्रीम मार्शल विल पूर्णता पर होती तो मैं उसे जमाने के बजाय सुला सकता था। अर्जुन ने अपनी उंगली से आकाश भेदी सेवरिंग स्काई फिंगर प्रहार किया। आसुरी ऊर्जा का एक भंवर उठा, जिसे देखकर युवती ने अपने दोनों हाथों को मिला लिया। पलक झपकते ही उसके चारों ओर बर्फ का एक अभेद्य कवच आइस आर्मर बन गया। अर्जुन का प्रहार उस कवच से टकराया और कवच के साथ साथ प्रहार की शक्ति भी बिखर गई। हार और एहसास। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गति बढ़ाई और एक ऐसा मुक्का मारा जो उसकी अब तक की सबसे शक्तिशाली चोट थी। उसे लगा कि उसकी प्रतिद्वंद्वी इसे संभाल लेगी, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका अर्जुन के पास से गुजरा और उसका मुक्का खाली हवा में लगा। अर्जुन सन्न रह गया। वह चाहता था कि वह इस प्रहार को रोकती, पर वह उसे छू तक नहीं पाया। यह एहसास उसकी पिछली सारी सफलताओं के गर्व को चूर चूर कर देने वाला था। तुम पहले से बहुत मजबूत हो गए हो, युवती ने शांति से कहा। मेरी पहली इच्छा पवन गति विंड स्पीड विल पूर्णता पर है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। ये इच्छा शक्ति का दमन था। बर्फ की शक्ति से दूसरों को जकड़ना और पवन की शक्ति से बिजली की गति प्राप्त करना। यह मेल वाकई डरावना है, अर्जुन ने बुदबुदाते हुए कहा। फिर उसने मुस्कुराकर पूछा, मेरा नाम अर्जुन की इन्वेंशन है। तुम्हारा नाम क्या है? युवती ने उसकी मुस्कान को देखा और कोमलता से कहा, नव्या यूमेंगी। रहस्यमयी वृद्ध का आगमन। क्यों बालक, किसी सुंदर कन्या को रिझाने की कोशिश कर रहे हो? अचानक एक आवाज अर्जुन के कानों में पड़ी। अर्जुन चौंक गया। उसने देखा कि पास ही एक पत्थर पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और कपड़े अस्त व्यस्त थे। वह अर्जुन को शरारती नजरों से देख रहा था। मैं जा रही हूँ, नव्या ने उस वृद्ध को एक तिरछी नजर से देखा और वहां से चली गई। अर्जुन ने वृद्ध की ओर देखा। मान्यवर, क्या आप नव्या के गुरु हैं? क्यों, क्या अब तुम्हारी नजरें मुझ पर हैं? वृद्ध ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए मजाक किया।
अर्जुन निरुत्तर रह गया। ये व्यक्ति इस लोक का सबसे अजीबोगरीब उस्ताद लग रहा था, असुर सम्राट मैनकिंग से भी कहीं ज्यादा अविश्वसनीय। पर तुम्हारी वर्तमान शक्ति के साथ तुम लड़कियां नहीं पटा सकते। वृद्ध के इन शब्दों ने अर्जुन को चिढ़ा दिया। अर्जुन ने बहस करना उचित नहीं समझा। उसने एक छोटा सा प्रणाम किया और वहां से चल दिया। ओ लड़के, अगर गए तो पछताओगे, वृद्ध ने धमकी दी। अर्जुन ने पीठ फेरकर हाथ हिलाया और तेजी से पहाड़ के नीचे उतर गया। वृद्ध अपनी आंखें मटकाता रह गया। मुझसे भी ज्यादा एटीट्यूड है इसमें। तभी वहां असुर सम्राट और अन्य उस्ताद प्रकट हुए। वृद्ध ने उन पर अपना गुस्सा उतारा। क्या देख रहे हो तुम सब? दफा हो जाओ यहां से। उसने असुर सम्राट को चिढ़ाया। ओ छोटे सम्राट लिटिल मैन, बताओ वह लड़का कैसा है? असुर सम्राट ने मन ही मन उसे हजारों गालियां दी। उसे एक छोटा सम्राट कहना उसकी गरिमा के खिलाफ था। उसका हुनर बस ठीक ठाक है। उसने केवल किस्मत के सहारे द्वार पार किए हैं। वह आपकी पारखी नजर के लायक नहीं है। वृद्ध ने आंखें घुमाई। सबके सब झूठे हो, जाओ यहां से। और आज जो हुआ वह बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सब चले गए। वह वृद्ध अकेला उस पत्थर पर बैठा अपनी छोटी आंखों में कोई गहरा विचार समेटे सोचता रहा। अर्जुन को नव्या यूमेंगी से अपनी कमियों का एहसास हुआ है और एक नए रहस्यमयी उस्ताद ने उसे अपनी नजरों में रखा है। क्या अर्जुन अपनी इच्छा शक्ति को पूर्णता तक ले जा पाएगा? अध्याय 322 उपकार कर और दरिया में डाल। अर्जुन की इन्वेंशन एक बार फिर बाण सम्राट एरो किंग के साधना पर्वत पर पहुंचे। वहां का दृश्य काफी जीवंत था। भीम छू मैंग एक कोने में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, जबकि हर्ष फैंडलर एक युवा लड़की को बाण चलाने की कला सिखा रहा था। वह लड़की हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थी, जिससे स्फूर्ति और मासूमियत टपक रही थी। उसके चेहरे पर एक मधुर मुस्कान थी। अग्रज हर्ष, कृपया एक बार फिर सूर्यास्त बाण सनसेट एरो चलाकर दिखाए, लड़की ने मीठे स्वर में कहा। अवश्य, हर्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना धनुष ताना। सूर्यास्त बाण हवा को चीरते हुए निकला, मानो साक्षात सूर्य को नीचे गिराने वाला हो। एक के बाद एक 10 बाण आपस में जुड़ते चले गए, उनकी शक्ति संचित होकर और भी प्रचंड होती गई। अंतिम बाण ने जब लक्ष्य को भेदा तो उसकी चमक सूर्य के समान तेजस्वी थी। अग्रज, आप वास्तव में अद्भुत हैं, लड़की ने मंद मुस्कान के साथ कहा। तभी उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी और उसकी आंखों में जिज्ञासा कौंधी। अर्जुन ने जब उसे गौर से देखा तो उसके मन से निकला, क्या सुंदर कन्या है। वह किसी स्वप्न सुंदरी जैसी प्रतीत हो रही थी। भाई, ये स्वर्ण शैनशिन है, मेरी अनुजा जूनियर सिस्टर। ये भी धनुर्विद्या में निपुण है, हर्ष ने अर्जुन को देखते ही परिचय कराया। तो तुम अर्जुन हो? जब से मैं अद्वितीय लोक में आई हूँ, अक्सर तुम्हारा नाम सुनती हूँ। स्वर्ण ने अपनी पलकें झपकाईं। उसकी सुंदरता आंखों को सुकून देने वाली थी। स्वर्ण, अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर मोटे हर्ष को एक तिरछी नजर से देखा। बाण सम्राट ने इतनी सुंदर शिष्याली थी, लगता है इस मोटे के जीवन में अब बहार आने वाली है। ओह हाँ भाई, तुम्हें भीम भाई से कुछ चर्चा करनी थी ना? तो तुम दोनों जाओ, मैं स्वर्ण के साथ थोड़ी देर और साधना करूंगा, हर्ष ने बात आगे बढ़ाई। अर्जुन की आंखें फड़कने लगी। यह मरा हुआ मोटा, इसे डर था कि कहीं वह और भीम कबाब में हड्डी न बन जाएं। भीम भाई चलिए, अर्जुन ने हर्ष को घूरते हुए कहा और भीम के साथ वहां से निकल गया। पीछे से हर्ष की आवाज सुनाई दे रही थी। भीम भाई और अर्जुन भाई दोनों बहुत प्रतिभाशाली हैं, पर मैं उनसे बस रत्ती भर ही पीछे हूँ। अर्जुन और भीम के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। यह मोटा अपनी धाक जमाने के लिए उन दोनों को सीढ़ी बना रहा था। अमर गुफा का नर्क। भीम अपने गुरु के पास लौट गए और अर्जुन अपनी साधना के लिए एक अमर गुफा में चले गए। लेकिन जैसे ही वे ध्यान में बैठे, एक कान फोड़ने वाली सनसनाती हुई आवाज गूंजी। बर्फीली हवा, जो चाकुओं की तरह शरीर को चीर रही थी, ने अर्जुन को झकझोर दिया। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा कि गुफा के बाहर से एक भयानक बवंडर उनकी ओर बढ़ रहा है। यह क्या हो रहा है? अर्जुन का चेहरा सख्त हो गया। वे तुरंत गुफा से बाहर निकलने के लिए दौड़े, लेकिन उस खौफनाक बवंडर ने उन्हें इतनी जोर से टक्कर मारी कि वे सीधे पहाड़ की दीवार से जा टकराए। कड़क, उन्हें लगा उनकी हड्डियां चकनाचूर हो जाएंगी। अर्जुन ने फिर से खड़े होकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि कदम रखना भी दूभर था। उन्हें बार बार उठाकर दीवार पर पटक दिया जाता। कौन है वहां? अर्जुन दहाड़े। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कोई आसुरी हवा अपने आप नहीं चल रही, कोई इसके पीछे है। उन्होंने गुफा की छत पर मुक्का मारा, पर वह पत्थर अभेद्य चट्टान में बदल चुका था। वे फंस चुके थे। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उनका रक्त उबला, नक्षत्र शक्ति और शक्ति की इच्छा चरम पर पहुंची। वे एक गरुड़ कुनपेंग की तरह हवा को चीरकर बाहर झपटे। लेकिन अभी एक तिहाई रास्ता ही पार किया था कि बवंडर ने उन्हें पहले से भी तेज गति से वापस गुफा की दीवार पर दे मारा। अर्जुन के मुंह से ताजा खून का फव्वारा फूटा। दिन बीतते गए। अर्जुन गिरते रहे, उठते रहे और खून उगलते रहे। आधा महीना बीत गया। अब अर्जुन उस हवा के थपेड़ों को कुछ देर सहने के काबिल हो गए थे। लेकिन हवा अभी भी सर्वव्यापी थी। एक समय ऐसा आया जब हवा के दबाव ने अर्जुन को दीवार से चिपका दिया। वे हिल भी नहीं पा रहे थे। उनका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया था। रहस्यमयी वृद्ध की दया। गुफा के बाहर एक पुराने पेड़ पर लेटा हुआ वही वृद्ध अंगड़ाई ले रहा था। मक्खन, लिटिल गाय एक खूंखार जानवर का रूप धारण कर उसे घूर रहा था, पर वृद्ध को कोई परवाह नहीं थी। आजकल मेरे जैसे उस्ताद कहाँ मिलते हैं जो शिष्यों को इतनी मेहनत से सिखाते हैं। अच्छे लोगों को हमेशा गलत समझा जाता है, वृद्ध ने खुद से कहा।
अगर अर्जुन ने ये सुना होता तो शायद गुस्से में और खून उगल देता। 1 महीना, 2 महीने बीत गए। अर्जुन की हड्डियां टूटी और खुद ब खुद जुड़ी। अंततः एक दिन वे लड़खड़ाते हुए गुफा से बाहर निकले। उनके कपड़े फटे हुए थे और बाल बिखरे हुए। वे सीधे जमीन पर लेट गए और उस वृद्ध को खूनी नजरों से देखने लगे। बदला, ये सरासर बदला है। अर्जुन मन ही मन चिल्लाए। कौन मुझे कोस रहा है? वृद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराया, शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मुझ जैसा नेक इंसान उपकार के बदले कुछ नहीं चाहता। मौका मिला तो मैं ये उपकार जरूर चुकाऊंगा, अर्जुन ने दांत पीसते हुए कहा। वृद्ध हंसते हुए वहां से जाने लगा और जाते जाते बोला, जब देह और शक्ति एक हो जाए तो पूर्णता परफेक्शन प्राप्त होती है। काम पूरा होने पर चुपचाप निकल जाना और अपने यश को छिपाए रखना ही असली धर्म है। अर्जुन सन रह गए। शक्ति की इच्छा, पूर्णता, ग्रेट परफेक्शन। तो ये बात थी। उस नर्क जैसी हवा से बचने का एक ही तरीका था, पूरे शरीर की शक्ति को एक लय में पिरोना। अर्जुन ने अनजाने में ही अपनी शक्ति की इच्छा के पहले क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त कर ली थी। बूढ़े सठिया, कभी मेरे हाथ लगो तुम, अर्जुन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा। ये ब्रेक थ्रू बहुत दर्दनाक था। अर्जुन वहीं जमीन पर सो गए। ये नींद 7 दिन और 7 रात तक चली। जब वे जागे तो उन्हें अद्वितीय लोक में आए 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में दुनिया बदल चुकी थी। मदहोश और राज वैंगसियो अब 7वें स्तर पर पहुंच चुके थे। पूरे आर्यावर्त के दिग्गज अब राजधानी किंजू सिटी की ओर कूच कर रहे थे, जहां नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग का महाकुंभ होने वाला था। अर्जुन ने अपनी शारीरिक शक्ति को पूर्णता के शिखर पर पहुंचा दिया है। क्या अब वे राजधानी के महासंग्राम में भाग लेने के लिए तैयार हैं? और स्वर्ण शैनशिन के साथ हर्ष की प्रेम कहानी क्या नया मोड़ लेगी? अध्याय 323, मुसीबतों का घेरा। जिस समय अर्जुन की इन्वेंशन उस अमर गुफा में आसुरी हवा से जूझ रहे थे, अद्वितीय लोक वर्ल्ड ऑफ पियलिस्ट में एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी थी। मोटे हर्ष फैंडलर को प्यार हो गया था। अगर यह महज हर्ष का प्रेम होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन समस्या ये थी कि उसकी प्रेमिका स्वर्ण शैनशिन कोई और नहीं बल्कि रहस्यमयी कन्या भवन मिस्टिक मेडन हॉल की नन्ही राजकुमारी थी। यह कोई मामूली बात नहीं थी। हर्ष बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। रहस्यमयी कन्या भवन अन्य गुटों से अलग था। ये केवल महिला शिष्यों को स्वीकार करता था और स्वर्ण जैसी राजकुमारी का दर्जा पाना अत्यंत कठिन था। इस समय अद्वितीय लोक के मैदान में भारी भीड़ जमा थी। कन्या भवन की कई वरिष्ठ शिष्याएं वहां खड़ी थीं, जिनके चेहरों पर क्रोध और घृणा साफ झलक रही थी। उनमें लियुक्षी भी थी, जिसे अर्जुन ने बुरी तरह पीटा था। उन सब की बर्फीली नजरें सामने खड़े उस थुलथुल शरीर वाले युवक पर टिकी थीं। हर्ष, जो अर्जुन का सबसे करीबी मित्र था। स्वर्ण, इधर आओ, कन्या भवन की मुख्य शिष्या ली शियू ने कड़ाई से कहा। वह शक्ति भवन के 8वें स्तर पर थी और एक अर्ध दिग्गज मानी जाती थी। दीदी, हम वास्तव में एक दूसरे से प्रेम करते हैं, स्वर्ण ने हर्ष का हाथ थामते हुए डरते डरते कहा। स्वर्ण, इस मोटे की मीठी बातों में मत आओ, ली शियू ने ठंडे स्वर में कहा। चुपचाप इधर आ जाओ। हर्ष ने स्वर्ण का छोटा सा हाथ और कसकर थाम लिया और अपना पेट थोड़ा और बाहर निकाल लिया। यह एक बहादुरी भरा दृश्य होना चाहिए था, पर हर्ष के हुलिये ने इसे हास्यास्पद बना दिया। आसपास खड़े सुंदर और सजीले युवक ये सोचकर जल रहे थे कि इतनी सुंदर कली इस मोटे के हाथ कैसे लग गई। मैं स्वर्ण से विवाह करूंगा, हर्ष ने पूरी गंभीरता से कहा। इस बार वह वास्तव में इस मासूम लड़की के प्यार में था। तुम्हारी हैसियत क्या है? तुम सपना देख रहे हो, ली शियू ने तिरस्कार से कहा। तुम महज एक लालची इंसान हो जो ऊंचे खानदान में घुसना चाहता है। ली शियू, तुम इसे डरा नहीं सकती। अगर यह सच में राजकुमारी से प्रेम करता है तो पूछो इससे, क्या इसमें कन्या भवन के मुख्य द्वार तक चलने की हिम्मत है? मोहिनी यू बिंगिंग ने दूर से मुस्कुराते हुए चुटकी ली। वह काफी समय से अर्जुन को ढूंढ रही थी और जानती थी कि अगर हर्ष मुसीबत में पड़ा तो अर्जुन जरूर आएगा। ओझा मदहोश का हस्तक्षेप। अरे ली शियू, मुझे तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही लगते हैं। आखिर इसमें बुराई क्या है? वैसे भी तुम्हें तो कोई घास डालता नहीं है, एक जोरदार ठहाका गूंजा। ओझा मदहोश आयांग अपने चिरपरिचित अंदाज में वहां प्रकट हुआ। मदहोश, अपनी जुबान संभालो, वरना ओझा परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा, ली शियू ने दांत पीसते हुए कहा। क्या सच कड़वा लगा? तुम इतनी हताश हो कि कोई तुम्हें पूछता नहीं। देखो, मेरा दोस्त भीम छू मैंग बहुत प्रतिभाशाली है, शायद वह तुम्हारे लायक हो। क्या विचार है? मदहोश ने भीम की ओर इशारा किया। भीम ने ली शियू को देखा और बड़ी मासूमियत से फुसफुसाया, मुझे यह नहीं चाहिए। भीम के इस भोलेपन भरे जवाब पर पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। यहां तक कि मदहोश भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। ली शियू का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। यह उसके अपमान की पराकाष्ठा थी। तुम सब आज नहीं बचोगे। ली शियू के शरीर से एक दमनकारी आभा और निकली। कन्या भवन की 5 महिला योद्धाओं ने मोर्चा संभाल लिया। मदहोश के माथे पर बल पड़ गए, उसकी तरफ केवल वह, भीम और हर्ष थे, जबकि सामने 8वें और 7वें स्तर की 5 मजबूत योद्धा थीं। सम्राट का आगमन। तभी आसमान से एक आकृति और एक छोटा श्वेत जीव बिजली की गति से नीचे उतरे। यह अर्जुन की इन्वेंशन था। वह अब शक्ति भवन के 6ठे स्तर युआनफ्यू 6th लेवल पर था। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर से एक खौफनाक ऊर्जा निकल रही थी। यहाँ क्या तमाशा हो रहा है? अर्जुन की आवाज बिजली की कड़क जैसी थी।
जैसे ही अर्जुन प्रकट हुआ, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। लिन हाउतन और जयसेन तलवार संप्रदाय के योद्धाओं ने उसका रास्ता रोक लिया। तो आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, लिन हाउतन ने अपनी तलवार म्यान से निकाली। पिछली बार तुमने मुझे दफा हो जाने को कहा था। आज वह हिसाब बराबर होगा। अर्जुन ने उसे नजरअंदाज किया और हर्ष की ओर देखा, जो स्वर्ण का हाथ थामे गर्व से खड़ा था। मोटे, क्या तूने फिर कोई कांड कर दिया? कांड नहीं भाई, प्यार है, हर्ष ने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, अर्जुन ने बात समझ ली। उसने लिन हाउतन की ओर मुड़कर देखा। तो तुम्हें हिसाब चाहिए? चलो, आज सब हिसाब बराबर करते हैं। मोहिनी ने पास आकर व्यंग्य किया, देखते हैं तुम में कितना दम है। सुन, तलवार संप्रदाय के दो योद्धाओं ने अपनी पैनी तलवारों से अर्जुन पर हमला किया। उनकी गति अत्यंत तीव्र थी। लिन हाउतन भी पीछे से वार करने को तैयार था, पर अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर सबकी सांसें रुक गईं। अर्जुन अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने अपनी नग्न हथेलियों बे हैंड्स से उन दोनों तलवारों की धार को बीच हवा में ही दबोच लिया। तलवारें अर्जुन की चमड़ी तक नहीं छेद पाईं। उसकी हथेलियों पर काले और सख्त असुर शल्क डेमन स्केल्स उभर आए थे। केवल इतना ही दम है। अर्जुन की बर्फीली मुस्कान देखकर उन दोनों हमलावरों के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन लौट आया है और इस बार वह पहले से कहीं अधिक विनाशकारी है। क्या वह अकेले ही कन्या भवन और तलवार संप्रदाय के इन योद्धाओं को धूल चटा पाएगा? और जब सितुपो सामने आएगा तो क्या अर्जुन का शक्ति दमन उसे बचा पाएगा? अध्याय 324, प्रचंड शक्ति। जयसेन तलवार संप्रदाय जू शेंग स्वॉर्ड सेक्ट के योद्धा तलवारबाजी के विशेषज्ञ होते हैं। उनके पास तलवार नक्षत्र आत्मा स्वॉर्ड स्टार सोल्स होती है और उनकी तलवार की इच्छा स्वॉर्ड डाउविल अत्यंत धारदार होती है। तलवार अपनी तीव्रता और घातक प्रहारों के लिए जानी जाती है। जब छठे स्तर का कोई तलवारबाज हमला करता है तो सातवें या आठवें स्तर का योद्धा भी उसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अर्जुन कीन वेंशेंट ने उस पैनी तलवार को अपने नंगे हाथों से पकड़ लिया था, और वह भी अचूक सटीकता के साथ। अर्जुन की हथेलियों से खौफनाक आसुरी ऊर्जा डेमोनिक चीख निकल रही थी। तलवार संप्रदाय के वे दोनों योद्धा जड़ रह गए, पर उनकी प्रतिक्रिया बिजली जैसी थी। उन्होंने अपनी तलवारों को घुमाया और अर्जुन के शरीर पर सीधा प्रहार किया। अर्जुन शांत खड़ा रहा। उस पल उन दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। उनके हमले का अर्जुन पर कोई असर नहीं हुआ। न केवल अर्जुन ने तलवार की धार को हाथों से पकड़ा, बल्कि अब उसने उनके प्रहारों को अपने शरीर पर झेल लिया था। यहां तक कि लिन हाउतन भी सन रह गया। ये कैसे संभव था? तलवारों की शक्ति अपार थी, फिर भी वे अर्जुन की रक्षा डिफेंस को भेद नहीं पाईं। जयसेन तलवार संप्रदाय, तुम्हारी इस शक्ति के भरोसे तुम मुझसे मिलना चाहते थे, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। उसका शरीर अब एक आदिम असुर जैसा था। छठे स्तर का एक योद्धा एक शिखर स्तर के असुर के समान होता है। अर्जुन की शक्ति की इच्छा स्ट्रेंथ मार्शल विल अब पहले क्षेत्र में पूर्णता ग्रेट परफेक्शन प्राप्त कर चुकी थी। उसकी रग रग में शक्ति समाहित थी, जिसने उसके शारीरिक बचाव को वज्र जैसा मजबूत बना दिया था। जैसे ही वे दोनों पीछे हटने लगे, अर्जुन ने अपनी दोनों हथेलियों से प्रहार किया। विशाल आसुरी मुद्राएं डेमोनिक सील्स उनके शरीरों से टकराईं। एक जोरदार धमाके के साथ वे दोनों खून उगलते हुए दूर जा गिरे। वे अर्जुन की खाल तक नहीं छील पाए, पर अर्जुन का एक साधारण सा प्रहार भी सहन नहीं कर सके। लिन हाउतन की चुनौती, ये शक्ति। मदहोश की आंखें चमक उठीं। अर्जुन की ताकत अब डरावनी स्तर पर पहुंच चुकी थी। अर्जुन की नजर अब लिन हाउतन पर टिकी थी। अब तुम हमला क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन ने उपहास किया। लिन हाउतन की आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगर वह अर्जुन जैसे नीचे स्तर के योद्धा से हार गया तो उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। लगता है तुमने कुछ प्रगति की है। अब तुम्हें गंभीरता से लेना होगा। लिन हाउतन की तलवार की ऊर्जा स्वॉर्ड इंटेंट भड़क उठी। उसके चारों ओर एक भयानक बवंडर बन गया। वह एक एक कदम आगे बढ़ा और हर कदम के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई। कितनी भयानक तलवार की आभा है इसकी। पवन इच्छा विंड विल और तलवार इच्छा का मेल इसे बिजली जैसा तेज और घातक बनाता है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। लोगों को लगा कि अर्जुन का शरीर चाहे कितना भी मजबूत हो, वह लिन के इस जयसेन तलवार प्रहार के सामने नहीं टिक पाएगा। धूम। लिन हाउतन का आखिरी कदम पड़ा और उसकी पूरी शक्ति एक बिंदु पर केंद्रित हो गई। जयसेन तलवार की कला ऐसी थी कि वह देवताओं और असुरों को भी थर्रा दे। अर्जुन शांत खड़ा था, पर उसके भीतर का नक्षत्र स्रोत युआन ची गरज रहा था। लिन हाउतन सातवें स्तर के शिखर पर था, जो किसी भी साधारण आठवें स्तर के योद्धा को कुचलने के लिए काफी था। जब लिन हाउतन बिजली की गति से झपटा तो पूरा आकाश तलवार की रोशनी से भर गया। वह लिन का सबसे विनाशकारी प्रहार था, जिसने अर्जुन को संभलने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन उसी क्षण अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। वह कदम किसी प्राचीन दैत्य की पदचाप जैसा था, जिसने धरती को हिला दिया। आसमान में एक भयानक गर्जना हुई। अगले ही पल तलवार के टुकड़े हवा में उड़ रहे थे। लिन हाउतन का गला अर्जुन के एक हाथ में था और उसके सीने पर एक गहरी हथेली की छाप पाम प्रिंट थी। ये नामुमकिन है। लिन हाउतन का शरीर कांप रहा था। उसकी जयसेन तलवार को अर्जुन ने अपनी नग्न शक्ति से तोड़ दिया था। तुझ जैसे से निपटने के लिए मुझे मुद्रण डिवाइन इंस्क्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। तलवार संप्रदाय का दिग्गज महज इतना ही है। अर्जुन ने लिन को हवा में लहराया और उसे दूर पहाड़ की दीवार पर दे मारा। मोहिनी का अपमान। अर्जुन की नजर अब मोहिनी यू बिंगिंग पर थी।
क्या तुम मेरी परीक्षा नहीं लेना चाहती थी? अब बताओ, क्या मैं तुम्हारे साथ अभ्यास करने के योग्य हूँ? मोहिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा था कि कैसे अर्जुन ने लिन हाउतन को खिलौने की तरह कुचल दिया। वह जानती थी कि वह अर्जुन से जीत नहीं पाएगी। 36 पर्वतों का अधिकार पाना वाकई बड़ी बात है। मोहिनी ने अपनी घबराहट छिपाते हुए मुस्कुराकर बात टालनी चाही। और फिर अर्जुन ने कड़ाई से पूछा। मोहिनी ने अपनी भरीकुटी सिकोड़ी। मैंने मान लिया कि तुम प्रतिभाशाली हो। अब बात खत्म करो। अर्जुन ठंडे स्वर में हंसा। तुमने मुझे बुलाने का आदेश दिया, मेरी साधना में खलल डाला और अब तुम कहती हो कि मैंने मान लिया। तुम खुद को समझती क्या हो? अभी इसी वक्त यहाँ घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, वरना अंजाम बुरा होगा। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। मोहिनी से माफी? वह राजा विक्रम के महल की राजकुमारी थी और सिचुपो की प्रेमिका। यहाँ सिर्फ तुम ही प्रतिभाशाली नहीं हो अर्जुन। मुझसे माफी मंगवाने के परिणाम तुम भुगत नहीं पाओगे, मोहिनी ने धमकी दी। धूम! अर्जुन ने बहस खत्म की और बिजली की गति से मोहिनी पर झपटा। उसने चट्टान पर सीखी असुर कलाओं का प्रदर्शन किया, पेंग प्रहार, नाग गर्जना, सिंह दहाड़ और किरण बाह। मोहिनी को संभलने का मौका भी नहीं मिला। अर्जुन के हिंसक प्रहारों ने उसे पूरी तरह कुचल दिया। वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका राजसी अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। अर्जुन ने हवा में तैरते हुए उसे तिरस्कार से देखा। मोहिनी ने कराहते हुए कहा, सितुपो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं अपने कर्मों के फल जानता हूँ। अगर सितुपो को बदला लेना है तो वह आए। पर तुम राजा विक्रम के महल की राजकुमारी होकर हर बात में अपने प्रेमी का नाम लेती हो। लोग समझेंगे कि तुमने अपनी गरिमा बेच दी है। तुमने अपने कुल का नाम डुबोया है। अर्जुन वहां से मुड़ा और चला गया। उसके शब्दों ने मोहिनी को इतना गहरा घाव दिया कि उसने गुस्से और अपमान में खून उगल दिया। अर्जुन ने लिन हाउतन और मोहिनी को उनके अहंकार का स्वाद चखा दिया है। पर अब सितुपो का क्रोध फटने वाला है। क्या अर्जुन 8वें स्तर के उस दिग्गज के सामने टिक पाएगा? लियू शियू और रहस्यमयी कन्या भवन मिस्टिक मेडन हॉल की महिला योद्धाओं के सामने अब अर्जुन, कीन वेंशन, हर्ष, फैनलर, मधोश, आयांग क्वैंगशेंग और भीम छू मैंग की टोली एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी थी। अर्जुन की बढ़ी हुई शक्ति ने संतुलन पूरी तरह बदल दिया था। जहां पहले मधोश की टीम कमजोर लग रही थी, अब अर्जुन अकेले ही 8वें स्तर की ली शियू को रोकने का मादा रखता था। तभी भीड़ को चीरते हुए एक ऐसी आकृति आगे बढ़ी जिसे देख सबकी सांसें थम गईं। वह सिचुपो था। सितुपो सीधा मोहिनी यू बिंगिंग के पास पहुंचा और कोमलता से उसके होठों से खून पोंछा। उसकी आंखों में छिपी वध की इच्छा, किलिंग इंटेंट देख पूरा मैदान थर्रा उठा। सावधान अर्जुन, सितुपो बहुत खतरनाक है, मधोश ने फुसफुसाते हुए चेतावनी दी। उसकी 2 इच्छा शक्तियां, मार्शल विल्स पूर्णता परफेक्शन पर हैं और तीसरी चरम पर। उसकी रक्षा और प्रहार दोनों ही 9वें स्तर के योद्धा के बराबर हैं। चट्टान जैसी रक्षा और आसुरी प्रहार। सितुपो ने शून्य में कदम रखा और तिरस्कार से कहा, तुम सब एक साथ आओ। हर्ष और भीम ने मोर्चा संभालना चाहा, पर अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। अर्जुन जानता था कि सितुपो कोई साधारण दुश्मन नहीं है। भीम ने अपनी पूरी शक्ति से एक तत्काल वध बाण छोड़ा। बाण सीधे सितुपो के सीने से टकराया, पर वहां एक पत्थर जैसा कवच रॉक आर्मर चमक उठा और बाण बेअसर होकर गिर गया। सितुपो अपनी जगह से हिला तक नहीं। इसकी चट्टान की इच्छा, रॉक मार्शल विल अद्भुत है, मधोश ने कहा। यह अपने शरीर पर किसी भी समय पत्थरों का रक्षा कवच चढ़ा सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका रक्त उबलने लगा और उसके शरीर पर असुर कवच, डेमोनिक आर्मर उभर आया। उसकी कदकाठी बढ़ गई और वह किसी प्राचीन असुर सम्राट जैसा दिखने लगा। धूम! दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया। सितुपो के मुके हवा को चीर रहे थे, जबकि अर्जुन अपनी नाग मुद्रा ड्रैगन सील से पलटवार कर रहा था। पूरा शून्य उनके प्रहारों के धमाकों से गूंज उठा। सितुपो ने अपनी उंगली से प्रवाहित तलवार ऊर्जा फ्लोइंग स्वॉर्ड चीख छोड़ी, जिसने अर्जुन की सुरक्षा को भेदने की कोशिश की। मौत का साया। युद्ध के दौरान सितुपो ने अचानक अपनी गति बदली। उसकी पवन की इच्छा ने उसे बिजली जैसा तेज बना दिया था। उसने एक ऐसा वार किया जिसे अर्जुन पूरी तरह नहीं बचा पाए। तलवार ने अर्जुन के सीने को चीर दिया और खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये तो उसे मारना चाहता है, मधोश चिल्लाया। जैसे ही मधोश और हर्ष मदद के लिए आगे बढ़े, कन्या भवन की ली शियू और अन्य योद्धाओं ने उनका रास्ता रोक लिया। अर्जुन अब अकेला था। यह अद्वितीय लोक वर्ल्ड ऑफ पियरलेस है, यहाँ हत्या करना मना है। अर्जुन ने तेज सांस लेते हुए कहा, तुम्हें मारने के लिए जितना समय चाहिए वह मेरे पास है। सितुपो की आवाज ठंडी और सपाट थी। उसके लिए अर्जुन महज एक प्रतिभाशाली चींटी था जिसने उसकी गरिमा को चुनौती दी थी। सितुपो ने अपनी तलवार की पूर्ण इच्छा, ग्रेट परफेक्शन स्वॉर्ड विल का आह्वान किया। अर्जुन को लगा कि उसका शरीर फिर से जकड़ा जा रहा है। सितुपो ने अपनी चट्टान की इच्छा का उपयोग उसे बांधने के लिए किया था। जयसेन तलवार संप्रदाय के अन्य योद्धाओं ने भी पीछे से अर्जुन का रास्ता बंद कर दिया। सितुपो अब अंतिम प्रहार करने वाला था। वह जानता था कि एक बार यहां से निकलने के बाद बाहरी दुनिया को इस हत्या की परवाह नहीं होगी। अर्जुन बुरी तरह घायल हैं और सितुपो का कालरूपी प्रहार उनके सिर पर है। क्या अर्जुन इस मौत के घेरे से बाहर निकल पाएंगे? क्या उनके भीतर की असुर सम्राट की अंतिम शक्ति उन्हें बचा पाएगी? सितुपो की वध की इच्छा, किलिंग इंटेंट कितनी प्रचंड थी? 6ठे स्तर के अर्जुन की इन्वेंशन का सामना जब 8वें स्तर के सितुपो से हुआ, तो उनके स्तर रेल्म का अंतर साफ दिखाई दे रहा था।
सितुपो की तलवार और चट्टान की इच्छा शक्ति मार्शल विल पूर्णता ग्रेट परफेक्शन पर थी, जो अर्जुन पर भारी पड़ रही थी। इसके अलावा सितुपो की नक्षत्र आत्मा स्टार सोल 5वें आसमान 5th हेवन से थी, जिससे उसकी शक्ति अजेय लग रही थी। लेकिन अर्जुन के पास भी अपने तुरुप के पत्ते थे। उसके शरीर के 3 शक्ति भवन कॉमैंशन असुर सम्राट रूपांतरण डेमन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे उसका शरीर एक दैत्य के समान मजबूत था, और उसका दोहरा रक्त डुअल ब्लड लाइन। हालांकि उसका दूसरा रक्त अभी पूरी तरह जागृत नहीं हुआ था, लेकिन वह एक प्राचीन तिजोरी की तरह था जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही थीं। असुर का पूर्ण अवतार डेमोनिक अराइवल। अर्जुन ने अपनी तीसरी नक्षत्र आत्मा सम्राट असुर एम्परर डेमन स्टार सोल को जागृत किया। आसमान से सुनहरी रोशनी उतरी और अर्जुन के चारों ओर का काला धुआं और भी सघन हो गया। 5वें आसमान की नक्षत्र आत्मा। नीचे खड़ी भीड़ दंग रह गई। अर्जुन ने अब तक अपनी यह शक्ति छिपाकर रखी थी। तभी अर्जुन के शरीर में एक अद्भुत बदलाव आया। उसके शरीर पर गरुड़ कुनपेंग के पंख, कछुए जुआवू के शल्क, किरण चीलिन की भुजाएं और स्वर्ण नाग गोल्डन ड्रैगन के पंजे उभर आए। उसका सिर अभी भी मानवीय था, पर शरीर एक प्राचीन असुर अधिपति डेमन लॉर्ड जैसा खौफनाक हो गया था। ये असुर सम्राट रूपांतरण का दूसरा स्तर था, असुर आगमन डेमोनिक अराइवल रेल्म। खूनी टकराव। तुम चाहे जो बन जाओ, मरना तुम्हें आज ही है। सितुपो चिल्लाया और उसने अपनी चट्टान की इच्छा से अर्जुन के शरीर को जकड़ने की कोशिश की। सितुपो ने अपनी उंगली की नोक पर एक नन्ही पर अत्यंत विनाशकारी तलवार बनाई। ये तलवार एक ब्लैक होल की तरह आसपास की सारी ऊर्जा सोख रही थी। अर्जुन ने अपने स्वर्ण नाग के पंजे से आकाशभेदी उंगली सेवरिंग स्काई फिंगर का प्रहार किया। दोनों के बीच एक भयानक टक्कर हुई। सितुपो ने अपनी चट्टान सुरक्षा कवच स्टार ऑफ गार्डियन आर्मर पहन रखी थी, जिसे केवल 9वें स्तर का योद्धा ही तोड़ सकता था। धूम। दोनों के शरीर टकराकर अलग हुए। अर्जुन का असुर शरीर कई जगहों से फट गया था और उसके मुंह से खून बह रहा था। सितुपो की नन्ही तलवार ने उसके आंतरिक अंगों को झकझोर दिया था। लेकिन सबको तब झटका लगा जब उन्होंने देखा कि सितुपो भी घायल है। उसकी अभेद्य चट्टान कवच टूट चुकी थी और उसके सीने से खून रिस रहा था। अर्जुन की मारक क्षमता अब 9वें स्तर के योद्धा के बराबर पहुंच चुकी थी। वध की झड़ी। सितुपो के लिए यह एक बहुत बड़ा अपमान था। वह फिर से झपटा। जय सिंह तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों, जिनमें लिन हाउतन भी था, ने अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन की आंखों में अचानक तीसरी आंख जैसी चमक कौंधी। उसने अपनी हथेलियां घुमाई और पल भर में 2 शिष्यों को मौत के घाट उतार दिया। लिन हाउतन भागने लगा, पर अर्जुन की गति अब बिजली से भी तेज थी। अर्जुन ने लिन का सिर अपने पंजों में दबोचा और एक भयानक आवाज के साथ उसे कुचल दिया। लिन हाउतन मारा गया। मोहिनी यू बिंगिंग का शरीर कांप उठा। उसने कभी नहीं सोचा था कि अर्जुन इतना निर्दयी और प्रभावी होगा। दिव्य शिलालेख और अंतिम संघर्ष। सितुपो अब पागल हो चुका था। उसके 3 साथी मारे जा चुके थे। उसने अपनी 9 आसमानों की तलवार से प्रहार किया जो स्वर्ग और नरक को चीर देने की शक्ति रखती थी। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। उसके चारों ओर तृतीय श्रेणी के दिव्य शिलालेखों थर्ड ऑर्डर डिवाइन इंस्क्रिप्शंस की ढालें बन गईं, जो तलवार के प्रहार से एक एक करके टूट रही थीं। अर्जुन ने अपना आखिरी प्रहार किया, जिससे सितुपो का कवच फिर से टूट गया और दोनों ही खून उगलते हुए पीछे हटे। जैसे ही सितुपो अंतिम वार के लिए बढ़ा, पूरे ब्रह्मांड में एक कड़कती हुई दहाड़ गूंजी, बस करो। एक बर्फीली आंधी ने सितुपो को पीछे धकेल दिया। अद्वितीय लोक वर्ल्ड ऑफ पीएलएस के मुख्य उस्ताद वहां पहुंच चुके थे। आकाश स्तंभ की चुनौती हेवन टैबलेट चैलेंज। तुम दोनों को लड़ने का इतना ही शौक है? एक ठंडी आवाज गूंजी। तो 3 दिन बाद आकाश स्तंभ वेधशाला हेवनली टैबलेट ऑब्जर्वेटरी में आओ। मैं तुम्हें आकाश स्तंभ की सीढ़ियों को चुनौती देने का मौका दूंगा। जो हारेगा उसे इस लोक से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा। ये सुनकर पूरी विक्रम नगरी कैंगजू सिटी दहल गई। उस्ताद ने न केवल उन्हें लड़ने का मौका दिया था, बल्कि आर्यावर्त की राजधानी जाने से पहले उनके लिए मोक्ष का मार्ग पेविंग द वे तैयार कर दिया था। आकाश स्तंभ की सीढ़ियों पर चढ़ना जान जोखिम में डालने जैसा था। एक छोटी सी गलती और जीवन का अंत। 3 दिन बाद अर्जुन और सितुपो के बीच वह युद्ध होगा जो आर्यावर्त के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या अर्जुन इस जानलेवा चुनौती को पार कर पाएंगे? अध्याय 327 तियानबेई मंदिर और आकाश स्तंभ। आकाश स्तंभ वेधशाला हेवनली टैबलेट ऑब्जर्वेटरी विक्रमनगर कैंगजू सिटी के मध्य क्षेत्र में स्थित है। इसके बावजूद ये स्थान आमतौर पर सुनसान रहता है, जहां केवल एक वृद्ध दिन रात स्तंभ की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाता रहता है। इस विचित्र स्थान पर कभी किसी ने कब्जा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि किंवदंती है कि इस वेधशाला का स्वामी एक अत्यंत शक्तिशाली और असाधारण व्यक्ति है। यहाँ स्थित आकाश स्तंभ हेवन टैबलेट एक सर्वोच्च खजाना है, जो किसी भी साधक की प्रतिभा, टैलेंट और नियति डेस्टिनी को पहचानने की क्षमता रखता है। आकाश स्तंभ पर नक्षत्रों का उतरना अनियमित होता है, जो इसके रहस्यमयी स्वामी की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन अब अद्वितीय लोक वर्ल्ड ऑफ पीएलएस के एक उस्ताद ने घोषणा की है कि वे 3 दिनों के लिए इस स्तंभ को उधार लेंगे ताकि अर्जुन की इन्वेंशन और सितुपो के बीच का अंतिम फैसला हो सके। दांव पर लगी प्रतिष्ठा। इस युद्ध में हारने वाले को अद्वितीय लोक से निष्कासित कर दिया जाएगा। तारांकन सितुपो के लिए। वह अर्जुन से 2 स्तर ऊपर है, फिर भी वह उसे मार नहीं पाया। यदि वह आज हारता है तो उसकी और जयसिंह तलवार संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। तारांकन अर्जुन के लिए हार का अर्थ मृत्यु है।
सितुपो उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। जब मोहिनी यू बिंगिंग ने अर्जुन द्वारा की गई हत्याओं की शिकायत करनी चाही, तो उस्ताद की गूंजती आवाज ने उसे चुप करा दिया। क्या तुम मुझे अंधा समझती हो? अगर सजा देनी है तो तुम सब दोषी हो। अब अपनी वीरता आकाश स्तंभ पर दिखाओ। राजकुमारी और मोटा हर्ष। मैदान में ली शियू और कन्या भवन की अन्य योद्धा भी मौजूद थीं। ली शियू ने स्वर्ण शैनशिन से कहा, स्वर्ण, आज सितुपो की जीत निश्चित है और अर्जुन की मृत्यु। हर्ष जैसे मामूली इंसान के साथ रहकर तुम अपनी गरिमा खो रही हो। स्वर्ण ने दृढ़ता से जवाब दिया, दीदी, आकाश स्तंभ की सीढ़ियां शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि इच्छा शक्ति और प्रतिभा देखती हैं। किसने कहा कि अर्जुन हार जाएगा? हर्ष ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ ली शियू को ललकारा, सुंदरी, क्यों ना हम भी एक शर्त लगा लें। अगर मैं जीत गया तो क्या तुम मेरी दासी कॉन्क्यूबाइन बनोगी? स्वर्ण ने हर्ष को एक तीखी नजर से देखा और हर्ष हड़बड़ा गया, मजाक कर रहा था। तुम जैसी औरत मुझ जैसे स्मार्ट दिग्गज के लायक कहाँ? ली शियू गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। नक्षत्रों का आह्वान। 3 दिन बीत गए। पूरा विक्रम नगर इस ऐतिहासिक घटना का गवाह बनने के लिए उमड़ पड़ा। मैदान के बीचों बीच एक विशाल सीढ़ी थी जो ऊपर की ओर जाती थी। सीढ़ी के अंत में 3 विशाल पत्थर के स्तंभ थे, सादे, प्राचीन और अत्यंत स्वच्छ। उनके नीचे वही पुराना वृद्ध शांति से झाड़ू लगा रहा था। टोंग! अचानक एक दिव्य घंटी की आवाज गूंजी। नक्षत्रों की रोशनी स्तंभों पर बरसने लगी। आकाश का रंग बदल गया और एक अलौकिक ऊर्जा ने पूरे वातावरण को घेर लिया। हर सीढ़ी अब दिव्य प्रकाश से चमक रही थी। अद्वितीय लोक के सभी दिग्गज योद्धा नीचे एकत्र थे। सितुपो हवा में तैरते हुए आगे बढ़ा। उसकी आंखें अर्जुन पर टिकी थीं। पिछले 10 वर्षों में आकाश स्तंभ की सीढ़ियां केवल 3 बार खुली हैं। आज तक कोई भी 18वीं सीढ़ी से आगे नहीं बढ़ पाया है। आज मैं उस रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा, सितुपो ने गर्व से कहा। उसने अर्जुन की ओर संकेत करते हुए जोड़ा, और आज ही तुम्हारी मृत्यु का दिन भी होगा। अर्जुन शांत खड़ा था। उसे पता था कि यह मुकाबला केवल ताकत का नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की दृढ़ता का है। आकाश स्तंभ की सीढ़ियां खुल चुकी हैं। क्या अर्जुन अपनी प्रतिभा के बल पर सितुपो के अहंकार को कुचल पाएगा? और 18वीं सीढ़ी के ऊपर ऐसा क्या रहस्य है जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका? अध्याय 328, न कोई असुर, न कोई स्मारक। आकाश स्तंभ वेधशाला हेवनली टैबलेट ऑब्जर्वेटरी के सामने का दृश्य किसी उत्सव से कम नहीं था, लेकिन यहाँ का उत्साह भय और श्रद्धा से मिला जुला था। अर्जुन की इन्वेंशन की नजरें सितुपो पर टिकी और फिर उस रहस्यमयी आकाश स्तंभ हेवन टैबलेट की ओर मुड़ गईं। उन 27 सीढ़ियों पर एक अलौकिक चमक तैर रही थी, जो किसी प्राचीन आशय कॉन्सेप्ट को दर्शा रही थी। आज यहाँ केवल अद्वितीय लोक के जाने पहचाने चेहरे ही नहीं थे। शून्य क्षेत्र वॉइड रेल्म में कई ऐसी आकृतियां खड़ी थी जिनकी आभा सितुपो से कम नहीं थी। ये विक्रम नगर कैंगजू सिटी के वे दिग्गज थे जो नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग में अपना स्थान रखते थे। नियति सूची के महारथी तारांकन ओझा विग्रह आयांग जेन ओझा परिवार का गौरव नियति सूची में 10वें स्थान पर। वह बैंगनी वस्त्रों में खड़ा अपनी शक्ति का मौन प्रदर्शन कर रहा था। तारांकन जैंग लेंगफेंग पवन वज्र संप्रदाय 8 डायरेक्शंस विंड एंड थंडर सेक्ट का सितारा नियति सूची में 12वें स्थान पर। उसकी आंखों में ठंडी चमक थी। तारांकन मृणालिनी चैनयान कन्या भवन मिस्टिक मेडन हॉल की दिग्गज नियति सूची में 17वें स्थान पर। वह स्वर्ण शैनशिन के पास खड़ी उसे अर्जुन के दोस्तों से दूर रहने की चेतावनी दे रही थी। तारांकन मयू अभय यू बुफन विक्रम राजमहल कंगवांग पैलेस का योद्धा। उसने साफ शब्दों में कह दिया था, अगर सितुपो ने अर्जुन को नहीं मारा तो मैं उसे खत्म करूंगा। पूरी भीड़ की नजरें अर्जुन और उसके साथियों पर थीं। लोग हैरान थे कि 5वें छठे स्तर का ये युवक कैसे पूरे विक्रम नगर की चर्चा का केंद्र बन गया। आकाश स्तंभ का कठोर सत्य। सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने वाला वह वृद्ध शांत भाव से एक तरफ हट गया। उसने केवल इतना कहा, जो भी इस मार्ग पर बढ़ना चाहता है वह अपने जोखिम पर बढ़े। विक्रम नगर में एक पुरानी कहावत प्रसिद्ध थी, जब तक तुम अद्वितीय प्रतिभाशाली न हो, आकाश स्तंभ की सीढ़ियों को मत ताकना। ये सीढ़ियां प्रतिभा टैलेंट की परीक्षा तो लेती ही हैं, लेकिन अक्षम लोगों के लिए ये पतन का मार्ग भी बन सकती हैं। कई ऐसे उदाहरण थे जहां अहंकारी योद्धा इन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश में अपनी मानसिक शक्ति खो बैठे और उनका पतन हो गया। आरोहण की शुरुआत। सितुपो ने बिना पीछे मुड़े पहला कदम रखा। वह धीरे धीरे तीसरी सीढ़ी तक पहुंच गया। उसके बाद ओझा विग्रह जैंग लेनफेंग और मृणालिनी ने भी अपनी यात्रा शुरू की। अर्जुन, हर्ष और मधोष ने भी अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही अर्जुन का पैर पहली सीढ़ी पर पड़ा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया गायब हो गई है और वह अकेला उस अनंत स्तंभ के सामने खड़ा है। एक गूंजती हुई आवाज अर्जुन के मस्तिष्क में टकराई, क्या तुम्हारा हाड़ मांस का ये शरीर तुम्हारी शक्ति को सह पाएगा? अचानक एक भयानक दबाव ने उसे घेर लिया। उसे लगा मानो उसका शरीर कुचला जा रहा है। अर्जुन ने अपनी असुर इच्छा डेमोनिक विल जागृत की और दूसरा कदम बढ़ाया। धूम! एक अदृश्य बिजली का झटका अर्जुन के शरीर से टकराया। उसके भीतर का रक्त उबलने लगा और उसके मुंह से एक कराह निकली। लेकिन उसके कदम थमे नहीं। वह तीसरी सीढ़ी पर पहुंचा। धप! तीसरी सीढ़ी का दबाव पहले से कहीं अधिक भयानक था। अर्जुन की कमर थोड़ी झुकी और उसके पैर फिसलने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आया कि मधोष ने क्यों सावधानी बरतने को कहा था। विश्वास का टूटना। तभी पास से एक चीख सुनाई दी।
तृप्ति आयांगटिंग दूसरी सीढ़ी का दबाव नहीं झेल पाए और उछलकर नीचे जा गिरी। वह खून उगलती हुई जमीन पर पड़ी कांप रही थी। भीड़ उसे दया और उपहास भरी नजरों से देख रही थी। ओझा परिवार की यह लाडली राजकुमारी अब अपनी नजरों में ही गिर चुकी थी। उसकी मानसिक शक्ति विल टूट गई थी। अब उसके लिए आगे बढ़ना नामुमकिन था क्योंकि उसने खुद पर विश्वास खो दिया था। यह आकाश स्तंभ की क्रूरता थी, ये केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को परखता था। अर्जुन तीसरी सीढ़ी पर संघर्ष कर रहा है, जबकि सितुपो पहले ही आगे बढ़ चुका है। क्या अर्जुन इस शारीरिक और मानसिक प्रहार को सहकर 18वीं सीढ़ी के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड को तोड़ पाएगा? आकाश स्तंभ की सीढ़ियों पर चढ़ना केवल शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह अपनी ही आत्मा और नक्षत्र संकल्प स्टाविल के विरुद्ध एक युद्ध था। जैसे जैसे प्रतिभागी ऊपर बढ़ रहे थे, उनके चेहरों पर तनाव साफ झलक रहा था। ओझा तृप्ति आयांगटिंग की विफलता ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह मार्ग कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। अर्जुन की इन्वेंशन अब चौथी सीढ़ी पर थे। उन्हें महसूस हुआ कि आकाश स्तंभ का रहस्य बहुत गहरा है। ये स्तंभ व्यक्ति की अपनी ही शक्ति को उसके विरुद्ध एक हथियार की तरह उपयोग करता है। आप जितने शक्तिशाली होंगे, स्तंभ का प्रहार उतना ही भीषण होगा। 8वीं और 9वीं सीढ़ी, प्रतिभा की पहली बड़ी परीक्षा। अर्जुन ने अपने शरीर को असुर रूप में बदल लिया। उनके भीतर का रक्त उबल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और अपने हृदय की चेतना की ज्योति पर ध्यान केंद्रित किया। जब उन्होंने 8वीं सीढ़ी पर कदम रखा, तो एक भयानक बवंडर उनसे टकराया। अर्जुन के पैर उखड़ते उखड़ते बचे और उन्हें 2 बार खून की उल्टियां करनी पड़ी। लेकिन वे अडिग रहे। 8वीं सीढ़ी एक ऐसी बाधा साबित हुई जहां कई दिग्गज धराशायी हो गए। रहस्यमय कन्या भवन मिस्टिक मेडन हॉल की योद्धा ल्यूशी यहां से सीधे नीचे गिरी और बेहोश हो गईं। इसके बाद आई 9वीं सीढ़ी, जिसे अंतिम संख्या और परिवर्तन का बिंदु माना जाता है। यहां पहुंचते ही अर्जुन को लगा मानो वे एक डूबती नाव पर सवार हों और समुद्र की प्रचंड लहरें उन्हें निगलने के लिए बेताब हों। तारांकन पहला प्रहार एक विशाल लहर की तरह आया जिसने उनकी नाव को झकझोर दिया। तारांकन दूसरा प्रहार तूफान और बारिश के साथ आया जिसने नाव को लगभग तोड़ ही दिया। तारांकन तीसरा प्रहार सबसे क्रूर था, जिसने अर्जुन की कमर झुका दी। परंतु अर्जुन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और सीधे खड़े हो गए। उनके पीछे पीछे मोटे हर्ष फैंडलर ओझा मदहोश आयांग क्वैंगशेंग और भीम छू मैंग ने भी 9वीं सीढ़ी पर अपनी जगह बना ली। भीम तो एक अडिग पर्वत की तरह खड़े थे। उनका संकल्प उनके बड़े भाई को बचाने और शक्तिशाली बनने की इच्छा से प्रेरित था। 10वीं से 15वीं सीढ़ी, प्राचीन विचारों का संघर्ष। 10वीं सीढ़ी पर पहुंचते ही वातावरण बदल गया। अब वहां कोई शारीरिक प्रहार नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय मानसिक दबाव था। स्तंभ के ऊपर अर्जुन की अपनी ही परछाई दिखाई देने लगी। एक प्राचीन विचार, एंशिएंट थॉट, उनके मस्तिष्क में गूंजा, क्या तेरा तुच्छ संकल्प इस प्राचीन विचार का सामना कर पाएगा? यह आकाश स्तंभ की सबसे खतरनाक चाल थी। ये व्यक्ति की अपनी ही युद्ध कला की इच्छा, मार्शल विल को उसके विरुद्ध खड़ा कर देता था। अर्जुन को लगा मानो उनका अपना ही शक्ति संकल्प उनके मस्तिष्क को फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। मुझसे दूर हटो, अर्जुन मन ही मन दहाड़े। उन्होंने अपनी स्वप्न इच्छा और असुर रूपांतरण इच्छा को जागृत किया। उन्होंने अपनी ही परछाइयों से लड़ते हुए कदम बढ़ाना शुरू किया। तारांकन 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। अर्जुन की पीठ अब पसीने और खून से तर थी, लेकिन उनके कदम शांत और लयबद्ध थे। वे अब उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड 18वीं सीढ़ी से केवल 3 कदम दूर थे। पूरी विक्रम नगरी कैंगजू सिटी ये देखकर स्तब्ध थी कि अर्जुन और उनके साथी बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर सिचुपो भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए 15वीं सीढ़ी पार कर चुके थे। अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी, जहां एक छोटी सी मानसिक चूक का अर्थ केवल हार नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए मानसिक पतन हो सकता था। आकाश स्तंभ हेवनली टैबलेट की 15वीं सीढ़ी पर अर्जुन की इन्वेंशन के कदम ठिठक गए। नीचे खड़ी भीड़ की सांसें थमी हुई थीं। सबकी नजरों में एक ही सवाल था, क्या अर्जुन पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड 18वीं सीढ़ी को तोड़ पाएगा? दूसरी ओर सिचुपो अपनी इच्छा शक्ति के साथ अडिग था। वह हार नहीं सकता था, क्योंकि यहां हारने का मतलब केवल अपमान नहीं, बल्कि सर्वनाश था। देखते ही देखते सितुपो और अर्जुन दोनों 15वीं सीढ़ी पर समानांतर खड़े हो गए। नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग के अन्य दिग्गज ओझा विग्रह आयांग जैन और जैंग लेंगफेंग भी पीछे नहीं थे। ये केवल अर्जुन और सितुपो का युद्ध नहीं रह गया था, बल्कि यह हर एक दिग्गज की अपनी प्रतिभा और संकल्प की लड़ाई बन चुकी थी। आंतरिक युद्ध 15वीं से 17वीं सीढ़ी। जैसे ही अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, आकाश स्तंभ की प्राचीन इच्छा एंशिएंट विल उसके मस्तिष्क पर वज्र बनकर टूटी। एक खौफनाक असुर उसकी चेतना को चीरने के लिए आगे बढ़ा और साथ ही निद्रा की शक्ति, पावर ऑफ स्लीप, उसे गहरे अंधकार में धकेलने लगी। अर्जुन के मानसिक अंतरिक्ष में उसके अपने ही 3 रूप उसके शत्रु बनकर खड़े थे। तारांकन शक्ति का रूप एंशिएंट विल लाइक पावर। तारांकन स्वप्न का रूप एंशिएंट विल लाइक ड्रीम। तारांकन असुर का रूप एंशिएंट विल लाइक डेमन। अगर तूने एक और कदम बढ़ाया तो मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगा, असुर रूपी इच्छा ने गर्जना की। लेकिन अर्जुन का संकल्प फौलाद से भी सख्त था। उसने इन धमकियों को अनसुना कर दिया। उसने एक दहाड़ मारी और अपनी पूरी ऊर्जा को एकाग्र करते हुए 16वीं सीढ़ी पर कदम रखा। वह एक अडिग पर्वत की तरह वहां स्थिर हो गया। इसके तुरंत बाद सितुपो ने 17वीं सीढ़ी पर छलांग लगाई और वहीं जम गया।
ओझा विग्रह और जैंग लेनफेंग ने भी अपनी पूरी इच्छा शक्ति झोंक दी और 17वीं सीढ़ी तक पहुंच गए। जब अर्जुन ने 17वीं सीढ़ी पर कदम रखा तो एक विचित्र घटना घटी। उसका शरीर पूरी तरह जड़ फ्रोजन हो गया। न हिलना, न डुलना, यहाँ तक कि उसकी सांसें भी रुकती हुई प्रतीत हो रही थीं। 1 घंटा, 2 घंटे, एक पूरा दिन बीत गया, पर अर्जुन उसी मुद्रा में बना रहा। भीड़ को लगा कि शायद वह हार चुका है या मर चुका है। रिकॉर्ड की बराबरी, 18वीं सीढ़ी। अब मैदान में केवल गिने चुने लोग ही बचे थे। स्वर्ण शैनशिंड ने 17वीं सीढ़ी पर अपनी हार मान ली और स्वेच्छा से नीचे उतर आई। राज वैंगसियो और आकाश डुअन कंशन भी परास्त होकर नीचे गिर चुके थे। तभी एक आकाश भेदी दहाड़ गूंजी। ये भीम छू मैंग था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों से बानों जैसी तेज रोशनी निकल रही थी। उसने अपनी पूर्ण इच्छा ग्रेट परफेक्शन विल का आह्वान किया और 18वीं सीढ़ी पर कदम रखकर पिछले 10 वर्षों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, हर्ष फैनलो चिल्लाया। उसके शरीर से सुनहरी लपटें निकलने लगीं। उसने स्वर्ण की ओर देखा और मन ही मन कसम खाई कि वह उसे कभी नीचा नहीं देखने देगा। हर्ष ने अपनी सीमाओं को तोड़ते हुए 18वीं सीढ़ी पर अपनी जगह बना ली। ओझा मदहोश ने भी ठहाका लगाया और गर्जना करते हुए 18वीं सीढ़ी पर पहुंच गया। अगर मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा ओझा मदहोश होना बेकार है। अब केवल 9 लोग मैदान में बचे थे। उनमें से 8 लोग 18वीं सीढ़ी पर थे, जो रिकॉर्ड की बराबरी कर चुके थे। केवल अर्जुन अभी भी 17वीं सीढ़ी पर जड़वत खड़ा था। लोग कानाफूसी करने लगे, क्या अर्जुन अपनी इस समाधि से बाहर आ पाएगा? क्या वह सितुपो से जीत पाएगा? अब केवल एक कदम और कोई नया इतिहास रच दिया जाएगा। 8 दिग्गज अब इतिहास के मुहाने पर खड़े हैं। क्या इनमें से कोई 19वीं सीढ़ी पर कदम रख पाएगा? और अर्जुन, जो अभी भी 17वीं सीढ़ी पर फंसा हुआ है, क्या वह अपनी सबसे बड़ी चुनौती पार कर पाएगा? अगले अध्याय में देखें 19वीं सीढ़ी का महाविस्फोट। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले अध्याय में अर्जुन द्वारा अपनी तीनों इच्छा शक्तियों को एक साथ जागृत करने और सीधे 19वीं सीढ़ी पर छलांग लगाने का विस्तार से वर्णन करूं? आकाश स्तंभ हेवनली टैबलेट की सीढ़ियों पर छाया सन्नाटा अब किसी गहरी त्रासदी या किसी महान गाथा के जन्म जैसा महसूस हो रहा था। सूरज की किरणें पत्थर की उन ठंडी सीढ़ियों पर पड़ रही थीं, जहां 8 लोग 18वीं सीढ़ी पर और एक अकेला अर्जुन की इन्वेंशन 17वीं सीढ़ी पर खड़ा था। नीचे खड़ा जनसमूह अपनी सांसें रोके हुए था। पिछले 10 वर्षों में विक्रम नगर कैंगजू सिटी ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। हर कोई जानता था कि ये मध्य की 9 सीढ़ियां केवल शरीर की नहीं, बल्कि युद्ध कला की इच्छा मार्शल विल की परीक्षा हैं। यहाँ केवल वही टिक सकता है जिसका संकल्प वज्र के समान अटूट हो। 18वीं सीढ़ी दोहरे 9 का अंक थी, एक ऐसी दहलीज जिसे पार करना नामुमकिन माना जाता था। समय का ठहराव और अटूट साधना। वक्त रेत की तरह फिसलने लगा। 1 दिन, 2 दिन, और देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। वे 9 योद्धा उसी मुद्रा में जमे रहे, मानो पत्थर की मूर्तियां बन गए हों। हवा के थपेड़े, कड़कती धूप और रात की ओस कुछ भी उनके संकल्प को हिला नहीं सका। 18वीं सीढ़ी पर खड़े रहना ही अपने आप में एक युद्ध था। यहाँ आपकी इच्छा शक्ति या तो और मजबूत होती है, या फिर आपको धूल चटा देती है। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। सिचुपो की तीनों इच्छा शक्तियां पूर्णता ग्रेट परफेक्शन पर हैं। वह 8वें स्तर पर होकर भी 9वें स्तर के दिग्गजों को मात दे रहा है। उसके लिए नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग में जगह पक्की है। सितुपो के चेहरे पर एक अजेय गर्व था। वह इस मौके को अपनी महानता की सीढ़ी बनाना चाहता था। इसके विपरीत तृप्ति आयांगटिंग जैसी युवतियों के लिए यह मार्ग एक दुर्स्वप्न बन गया था, जिसने उन्हें उनकी असली औकात दिखा दी थी। दिग्गजों का पतन। अचानक हलचल हुई। ओझा विग्रह आयांग जेन और जैंग लेंगफेंग ने एक साथ 19वीं सीढ़ी के लिए कदम बढ़ाया। विग्रह 10वें स्थान पर था और लेनफेंग 12वें पर। उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता जग जाहिर थी। पुछ शून्य में खून की छींटें उड़ी। लगभग एक ही पल में दोनों दिग्गज 19वीं सीढ़ी के अदृश्य प्रहार को सह नहीं पाए और 18वीं सीढ़ी से सीधे नीचे जा गिरे। उनके संप्रदायों के उस्तादों ने हवा में ही उन्हें लपका। उनकी आंखों में निराशा साफ थी। 10 साल का रिकॉर्ड नहीं टूटा। इसके बाद मृणालिनी, शैन यान और मयू अभय युबुफन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। मृणालिनी की चीख पूरे मैदान में गूंज उठी जब वह कटी पतंग की तरह हवा में लहराती हुई नीचे गिरी। अभय का भी वही हश्र हुआ। नियति सूची के चारों बड़े नाम 19वीं सीढ़ी के सामने घुटने टेक चुके थे। अर्जुन का मौन उदय और हर्ष का पागलपन। तभी 17वीं सीढ़ी पर जमे अर्जुन ने एक लंबी ठंडी आह भरी। प्राचीन स्वप्न मंत्र एंशिएंट ड्रीम इनकैंटेशन। तुम मुझे नहीं रोक सकते। अर्जुन ने कदम बढ़ाया और 18वीं सीढ़ी पर जा खड़ा हुआ। प्राचीन मंत्रों की शक्ति ने उसके मस्तिष्क पर प्रहार किया, कभी बिजली बनकर, कभी असुर बनकर, तो कभी गहरी नींद बनकर। पर अर्जुन का संकल्प हिमालय की तरह अचल था। वह अब 18वीं सीढ़ी पर खड़ा 9वां और सबसे रहस्यमयी योद्धा था।
तभी मोटे हर्ष फैंडलर की आवाज गूंजी, मृणालिनी, अगर मैं जीता तो दोबारा स्वर्ण शैनशिन के बीच में मत आना। हर्ष का शरीर पसीने से तर था, उसका पेट कांप रहा था, पर उसकी आंखों में स्वर्ण के लिए एक ऐसा जुनून था जिसने मौत के डर को खत्म कर दिया था। दहाड़, एक जोरदार गर्जना के साथ हर्ष 19वीं सीढ़ी पर जा पहुंचा। पूरा मैदान सन्न रह गया। हर्ष का शरीर जगह जगह से फट रहा था, खून की धारें बह रही थीं, पर वह हंस रहा था। मृणालिनी, क्या मैं जीत गया? हर्ष ने कांपती आवाज में पूछा। मृणालिनी का दिल पसीज गया। उसने स्वर्ण की आंखों में आंसू देखे और धीमी आवाज में कहा, मैं हार गई। हर्ष जैसे ही नीचे गिरा, स्वर्ण ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। स्वर्ण, तूने इस दिग्गज को पहचानने में गलती नहीं की ना? हर्ष ने मुस्कुराते हुए पूछा और बेहोश हो गया। वह रिकॉर्ड तोड़ने वाला दूसरा व्यक्ति बना। इसके बाद भीम छू मैंग और मदहोश आयांग क्वैंगशेंग ने भी कोशिश की, पर वे 19वीं सीढ़ी का वेग नहीं सह पाए। मदहोश तो नीचे गिरते हुए भी बड़बड़ा रहा था, धत्तेरे की। क्या ये सीढ़ियां इंसानों के खेलने की चीज हैं? सितुपो बनाम अर्जुन, 3 स्तरों की खाई। अब सीढ़ियों पर केवल 2 लोग बचे थे, सितुपो 21वीं सीढ़ी पर और अर्जुन अभी भी 18वीं सीढ़ी पर। सितुपो ने पीछे मुड़कर अर्जुन को तिरस्कार से देखा। एक कदम एक खाई के समान है और तुम्हारे और मेरे बीच तो कई खाइयां हैं। सितुपो 21वीं सीढ़ी तक पहुंच चुका था, एक ऐसा कीर्तिमान जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। 3 दिन बीत गए, 10 दिन, और फिर एक पूरा महीना। अर्जुन 18वीं सीढ़ी पर जड़वत खड़ा रहा। लोग हंसने लगे, क्या वह वहीं बस गया है? लेकिन जानकारों ने देखा कि अर्जुन के चारों ओर की आसुरी ऊर्जा, डेमोनिक चीख धीरे धीरे घनी होती जा रही थी। वह हार नहीं मान रहा था, वह अपनी इच्छा शक्ति को पूर्णता, परफेक्शन तक ले जाने का इंतजार कर रहा था। जब उसकी साधना पूरी होगी, तब वह एक ऐसे विस्फोटक रूप में आगे बढ़ेगा जिसे सितुपो का अहंकार भी नहीं रोक पाएगा। अर्जुन 1 महीने से 18वीं सीढ़ी पर समाधि में है, जबकि सितुपो ऊंचाइयों पर मुस्कुरा रहा है। क्या अर्जुन इस 3 स्तरों की खाई को पार पाएगा? और जब वह अपनी आंखें खोलेगा, तो विक्रम नगर में क्या प्रलय आएगा? विक्रम नगर कैंगजू सिटी का वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। पिछले 2 महीनों में कई दिग्गज योद्धा अपनी हार स्वीकार कर अपनी साधना गुफाओं में लौट चुके थे, लेकिन आकाश स्तंभ हेवनली टैबलेट की उन प्राचीन सीढ़ियों पर अभी भी 2 जिद्दी परछायां टिकी हुई थीं, सितुपो सिचुपो और अर्जुन कीन वेंशन। पूरे नगर में अर्जुन को लेकर शंकाएं गहराने लगी थीं। वह 2 महीनों से 18वीं सीढ़ी पर पत्थर की मूर्ति बना बैठा था। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि क्या वह केवल समय बर्बाद कर रहा है? क्या वह सितुपो के जाने का इंतजार कर रहा है ताकि अपनी जान बचा सके? वहीं दूसरी ओर, सितुपो ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी थी। वह 23वीं सीढ़ी तक पहुंच चुका था। सितुपो का नया जन्म। अचानक, आकाश स्तंभ से एक प्रचंड ऊर्जा फूटी। सितुपो की आंखों में एक दिव्य चमक थी। उसने घोषणा की, आज मेरी तीनों इच्छा शक्तियां, मार्शल विल्स पूर्णता परफेक्शन पर पहुंच चुकी हैं और मैं 9वें स्तर 9th लेवल ऑफ युआन रेल्म पर प्रविष्ट हो चुका हूं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब सितुपो, नियति सूची, डेस्टिनी रैंकिंग के शीर्ष स्थानों के लिए एक वास्तविक खतरा बन चुका था। उसने तिरस्कार से अर्जुन की ओर देखा और कहा, अर्जुन, इस अवसर के लिए तुम्हारा धन्यवाद, पर आज तुम्हारी जीवन लीला यहीं समाप्त होगी। सितुपो ने अपनी पूरी मानसिक शक्ति झोंक दी और 24वीं सीढ़ी पर कदम रख दिया। नव्या यूमेंगी का अलौकिक प्रवेश। जब सितुपो अपनी सफलता पर गर्व कर रहा था, तभी दूर से एक श्वेत आकृति आती दिखी। वह नव्या यूमेंगी थी, शांत, शीतल और अलौकिक। नव्या ने बिना किसी शोर के सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू किया। उसकी गति इतनी सहज थी मानो वह हवा पर चल रही हो। देखते ही देखते वह 18वीं सीढ़ी पर अर्जुन के बराबर खड़ी हो गई। पर वह रुकी नहीं। वह 19वीं, 20वीं और पलक झपकते ही 24वीं सीढ़ी पर सितुपो के बराबर पहुंच गई। सितुपो सन्न रह गया। अभी कुछ क्षण पहले वह खुद को सबसे महान बता रहा था, और अब नव्या ने उसे चुनौती दे दी थी। नव्या यहां भी नहीं रुकी। वह 26वीं सीढ़ी तक पहुंच गई और एक अप्सरा की तरह वहां स्थिर हो गई। अर्जुन का महाविस्फोट। नव्या की इस चढ़ाई ने जैसे अर्जुन की समाधि तोड़ दी। अर्जुन के शरीर से पहले से कहीं अधिक खौफनाक आसुरी ऊर्जा, डेमोनिक चीख निकलने लगी। अर्जुन हिल रहा है। वह 19वीं सीढ़ी के लिए बढ़ रहा है। नीचे खड़ी भीड़ चिल्लाई। जैसे ही अर्जुन ने 19वीं सीढ़ी पर कदम रखा, आकाश स्तंभ से 9 दिव्य किरणें उसके शरीर से टकराईं। उसे असहनीय पीड़ा हुई, ऐसी पीड़ा जो रूह कपा दे। उसने महसूस किया कि मोटे हर्ष फैंडलर ने क्या सहा होगा। अर्जुन रुका नहीं। वह 20वीं सीढ़ी पर बढ़ा। यहां एक अदृश्य तलवार ने सीधे उसके सीने को चीरकर दिल को भेद दिया। ये केवल एक भ्रम नहीं था, यदि उसका संकल्प जरा भी डगमगाता, तो वह वहीं मर जाता।
हर कदम मौत के साथ एक खेल है, अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सोचा। वह एक ही सांस में ऊपर चढ़ता गया, 21वीं, 22वीं, 23वीं और अंततः 25वीं सीढ़ी पर सितुपो के बगल में जा खड़ा हुआ। सितुपो का चेहरा पीला पड़ गया। तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? सितुपो, तुम हार चुके हो, अर्जुन ने शांति से कहा। क्योंकि तुम्हारा विश्वास डगमगा चुका है। अर्जुन ने अगला कदम बढ़ाया और 26वीं सीढ़ी पर नव्या के बराबर पहुंच गया। अब सितुपो सबसे पीछे रह गया था। शिखर की अंतिम परीक्षा, द 27th स्टेप। अब ये तीनों 26वीं सीढ़ी पर थे, आकाश स्तंभ के इतिहास का सबसे महान क्षण। केवल एक सीढ़ी और शेष थी, पर वह मौत की सीढ़ी थी। नव्या ने सबसे पहले प्रयास किया। जैसे ही उसका पैर 27वीं सीढ़ी पर पड़ा, स्तंभ की पूरी प्राचीन शक्ति उस पर टूट पड़ी। उसका शरीर हवा में बिखरने लगा, कपड़े खून से लाल हो गए और वह बेदम होकर सीढ़ियों से नीचे लुढ़कती चली गई। ये दृश्य देखकर सितुपो कांप उठा। नव्या, जो उससे अधिक शांत और दृढ़ थी, उसका ये हाल हुआ तो उसका क्या होगा? मौत के डर ने उसके संकल्प को तोड़ दिया। कोई भी इस अंतिम सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता, सितुपो बुदबुदाया। मैं कोशिश करूंगा, अर्जुन ने कहा। उसकी आवाज में एक ऐसी स्थिरता थी जो पहाड़ों को हिला दे। उसके मन में एक ही विचार था, अगर वह आज नहीं चढ़ा, तो भविष्य के बड़े संकटों का सामना कैसे करेगा? अर्जुन ने 27वीं सीढ़ी, शिखर पर कदम रखा। वही प्रलयकारी शक्ति अर्जुन पर भी टूटी। उसे लगा उसका शरीर राख बन जाएगा, उसकी आत्मा के टुकड़े हो जाएंगे। पर अर्जुन खड़ा रहा, मुस्कुराते हुए। उसने आकाश स्तंभ की आंखों में झांका और गरज कर कहा, तुम्हारे विचार मेरे शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी शक्ति मेरी इच्छा को बुझा नहीं सकती, तुम्हारा भय मेरे हृदय को हिला नहीं सकता। मैं अर्जुन हूं, और मेरा जीवन एक असुर की तरह अटल है। अर्जुन ने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका, वह आकाश स्तंभ के शिखर पर खड़ा था। अब सितुपो का क्या होगा? और शिखर पर पहुंचने के बाद अर्जुन को कौन सा गुप्त खजाना या शक्ति प्राप्त होगी? ब्रह्मांड की अनंत नक्षत्र शक्ति, स्टारलाइट में नहाए हुए अर्जुन की इन्वेंशन का स्वर गूंज उठा। वह आकाश स्तंभ, हेवनली टैबलेट के शिखर पर खड़ा था, जहां से नीचे की दुनिया बहुत छोटी और धुंधली दिखाई दे रही थी। मेरा जीवन एक असुर की तरह अटल है। उसके इन शब्दों ने नीचे खड़े जनसमूह के दिलों में एक कंपन पैदा कर दिया। विक्रम नगर, कैंगजू सिटी के इतिहास में आज एक नया अध्याय लिखा गया था। पिछले 10 वर्षों में जिस 18वीं सीढ़ी के रिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाया था, अर्जुन ने न केवल उसे पार किया, बल्कि वह 27वीं सीढ़ी के उस अंतिम छोर पर खड़ा था जहां पहुंचने का साहस आधुनिक युग के बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं कर पाए थे। प्रतिभा बनाम संघर्ष, एक बड़ा सवाल। नीचे खड़ी मृणालिनी शैनयान अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वह खुद 18वीं सीढ़ी पर परास्त हो चुकी थी। उसने खुद से एक गहरा सवाल पूछा, क्या किसी की युद्ध कला की इच्छा, मार्शल विल, जन्मजात अनेट होती है, या वह संघर्षों की आग में तपकर अक्वायर्ड निखरती है? मृणालिनी एक बड़े और समृद्ध परिवार में जन्मी थी, उसे कभी संसाधनों की कमी नहीं हुई। उसे लगा था कि उसकी उच्च शिक्षा और संप्रदाय का साथ उसे सबसे श्रेष्ठ बनाएगा। लेकिन अर्जुन, जिसका कोई बड़ा कुल या संप्रदाय नहीं था, वह उससे मीलों आगे निकल चुका था। पास ही खड़ी स्वर्ण शैनशिन ने धीरे से कहा, दीदी, उपलब्धि केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि अटूट संकल्प से मिलती है। अर्जुन का संकल्प किसी भी विरासत से कहीं अधिक भारी है। सितुपो की हार और सत्य का बोध। लहूलुहान और घायल नव्या यूमेंगी जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखों में एक सूक्ष्म मुस्कान थी। वह समझ चुकी थी कि अर्जुन ने वह पा लिया है जिसे वह और सितुपो नहीं पा सके। सितुपो अभी भी 25वीं सीढ़ी पर खड़ा कांप रहा था। उसने अर्जुन को शिखर पर खड़ा देखा और उसका अहंकार कांच की तरह टूट गया। उसने महसूस किया कि अर्जुन के पास वह पागलपन और धैर्य है जो मौत के साए में भी नहीं डगमगाता। मैं हार गया, सितुपो ने दबी आवाज में कहा। मोहिनी यू बिंगिंग ने उसे दिलासा देने की कोशिश की। नहीं सितु, यह महज एक विचार का अंतर था। नहीं मोहिनी, हार तो हार होती है। आज अर्जुन ने मुझे वह दिखा दिया जो मैं कभी नहीं देख पाया। सितुपो की आवाज में पहली बार एक ऐसी कड़वाहट थी जो आत्मबोध से उपजी थी। पर साथ ही, उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक भी लौटी, वध की इच्छा, किलिंग इंटेंट। उसे अब अर्जुन की प्रतिभा से डर लगने लगा था। वह जानता था कि अगर अर्जुन जीवित रहा, तो वह सितुपो के अस्तित्व को मिटा देगा। आकाश स्तंभ का रहस्य, राजकुमारी त्यानयू, प्रिंसेस टियन्यू। अर्जुन बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर एक प्रलय मच रहा था। उसकी चेतना अब उस पत्थर के स्तंभ के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। उसे अचानक एक प्राचीन साम्राज्य के दृश्य दिखाई देने लगे। ये दृश्य अर्जुन के लिए नया नहीं था। उसे याद आया कि बरसों पहले एक नक्षत्र पुतली, स्टार पपट के भीतर उसने अपने पिता को एक सुंदरी के साथ देखा था। ये वही स्थान था।
सामने हरे पत्थरों जेड की सीढ़ियों पर एक अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी थी, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसके हाथ में एक दिव्य तलवार थी। उसकी आभा इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा ब्रह्मांड उसके सामने नतमस्तक था। वह राजकुमारी त्यानयुग प्रिंसेस टियनयुग थी, आर्यावर्त ग्रेट शियर के महान प्राचीन राजवंश की अंतिम राजकुमारी। सामने खड़ी एक विशाल सेना के बीच से 9 योद्धा आगे बढ़े। उनमें से एक ने लालच भरी नजरों से देखते हुए कहा, राजकुमारी, साम्राज्य का पतन हो चुका है। आर्यावर्त 9 टुकड़ों में बंट गया है। अब और विरोध मत करो। इतिहास गवाह था कि राजकुमारी त्यानयु उस राजवंश की सबसे प्रतिभाशाली योद्धा थी, लेकिन उसका अंत बहुत दुखद माना जाता था। आज अर्जुन उस इतिहास को अपनी आंखों से दोबारा घटते हुए देख रहा था। क्या ये केवल एक स्मृति थी, या आकाश स्तंभ अर्जुन को कोई बहुत बड़ा वरदान देने वाला था? अर्जुन ने इतिहास के सबसे गहरे रहस्य का द्वार खोल दिया है। क्या वह राजकुमारी त्यानयु की उस प्राचीन शक्ति को हासिल कर पाएगा? और सितुपोर, जो अब अर्जुन की जान का प्यासा है, वह 3 दिन बाद होने वाले अंतिम युद्ध में कौन सी नई चाल चलेगा? प्राचीन आर्यावर्त ग्रेट शियर डायनेस्टी के पतन की कहानी किसी भी योद्धा के रोंगटे खड़े करने के लिए पर्याप्त है। हजारों साल पहले, जब ये साम्राज्य विभाजित नहीं था, तब इसकी सीमाएं अनंत थीं और इसकी शक्ति अजेय। लेकिन समय के चक्र ने इसे 9 टुकड़ों 9 स्टेट सिटीज में बांट दिया, जिससे कई अधिपति स्तर की शक्तियों का उदय हुआ। अर्जुन की इन्वेंशन, जब आकाश स्तंभ हेवनली टैबलेट के शिखर पर खड़ा था, तो उसके सामने जो दृश्य उभरे, वे उस महान पतन के अंतिम क्षण थे। आकाश स्तंभ का रहस्य और राजकुमारी त्यानयु का बलिदान। अर्जुन ने देखा कि जिसे आज लोग आकाश स्तंभ कहते हैं, वह वास्तव में प्राचीन साम्राज्य का जियान तियान दिव्य शिलालेख, जियान टियन डिवाइन टैबलेट था। ये शिलालेख साम्राज्य की 9 महान विधाओं 9 पियरलेस आर्ट्स का स्रोत था। दृश्य में राजकुमारी त्यानयु प्रिंसेस टियनयु, जो अपने समय की सबसे प्रतिभाशाली योद्धा थी, अकेली खड़ी थी। उसके सामने 9 विश्वासघाती योद्धा थे। उनमें से एक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, राजकुमारी, अपना हट छोड़ो। यदि तुम चाहती हो कि आर्यावर्त का रक्त पूरी तरह समाप्त न हो, तो तुम्हें हमारे वंश के लिए उत्तराधिकारी छोड़ने होंगे। अपमान और घृणा से भरी त्यानयु ने अंततः अपनी तलवार नीचे डाल दी। उसने अपने मन में कसम खाई कि हजारों साल बाद भी उसका प्रतिशोध जीवित रहेगा। उन 9 गद्दारों ने जियान तियान शिलालेख को 9 टुकड़ों में तोड़ दिया और शपथ ली कि ये टुकड़े फिर कभी नहीं मिलेंगे, ताकि आर्यावर्त का वैभव कभी वापस न लौट सके। अर्जुन का बोध और पीत निर्झर येलो स्प्रिंग्स का संबंध। अर्जुन को अचानक समझ आया कि उसके पास जो पीत निर्झर शिलालेख येलो स्प्रिंग्स स्टोन टैबलेट है, वह भी इसी दिव्य शिलालेख का एक हिस्सा है। यहाँ अर्जुन के मन में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले। तारांकन विभाजन, आर्यावर्त के 9 राज्य इन्हीं 9 शिलालेखों के आधार पर बने। तारांकन कलाएं, हर शिलालेख में एक अद्वितीय पीरलेस आर्ट छिपी है। तारांकन नियंत्रण, ये स्तंभ अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। अर्जुन को यह भी महसूस हुआ कि नव्या यूमेंगी का चेहरा उस प्राचीन राजकुमारी से मिलता जुलता है। क्या ये सब महज एक संयोग था? स्तर का उत्थान, शक्ति भवन का 7वां स्तर। इस बोध और मानसिक स्नान के बाद अर्जुन ने वही साधना शुरू की। जैसा कि सिचुपोव ने किया था, अर्जुन ने भी अपनी सीमाओं को तोड़ा। मात्र 1 महीने के भीतर वह शक्ति भवन के 7वें स्तर यूएनफ्यू 7th लेवल पर पहुंच गया। वर्तमान स्थिति, तारांकन अर्जुन 7वां स्तर, तीनों इच्छा शक्तियां मार्शल विल्स पूर्णता ग्रेट परफेक्शन पर। तारांकन सितुपोव 9वां स्तर, तीनों इच्छा शक्तियां पूर्णता पर। तारांकन भीम छुमैंग 8वां स्तर। तारांकन मदहोश और हर्ष 7वां स्तर। तारांकन नव्या यूमेंगी 9वां स्तर, तीनों इच्छा शक्तियां पूर्णता पर। विदाई और उपहार। साधना पूरी होने पर अर्जुन ने उस झाड़ू लगाने वाले वृद्ध को धन्यवाद दिया। वृद्ध ने उसे चौंकाते हुए कहा, यह आकाश स्तंभ अब तुम्हारा है। इसे ले जाओ। अर्जुन ने बिना संकोच के पीत निर्झर और आकाश स्तंभ दोनों को अपने पास रख लिया। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए आकाश की ओर देखा, उसकी आंखों में सदियों पुराना इंतजार था। नियति का संकेत, किनतियान पवेलियन किंटियन पवेलियन। उधर प्राचीन राजधानी किंजो किंजू सिटी के किनतियान पवेलियन में एक वृद्ध ज्योतिषी ने आकाश की ओर देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। असुर नक्षत्र डेमन स्टार तेजी से चमक रहा है। हजारों साल में पहली बार ऐसा योग बना है जहां बिखरते हुए सितारे फिर से एक होने यूनिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आर्यावर्त का भाग्य बदलने वाला है। अर्जुन ने प्राचीन आर्यावर्त की विरासत का पहला हिस्सा हासिल कर लिया है। अब वह अपनी टीम के साथ राजधानी की ओर बढ़ेगा, जहां नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग का महायुद्ध उसका इंतजार कर रहा है। क्या अर्जुन इस 1 साल में सितुपो को पूरी तरह मिटा पाएगा?
विक्रम नगर कैंगजू सिटी के आकाश स्तंभ वेधशाला का दृश्य अब पूरी तरह बदल चुका था। बिना आकाश स्तंभ हेवनली टैबलेट के वह स्थान अब केवल एक साधारण पहाड़ी जैसा लग रहा था। वह दिव्य खजाना अब अर्जुन की इन्वेंशन की संपत्ति बन चुका था। वहां मौजूद लोग अभी भी इस बात से अनजान थे कि वे 3 स्तंभ वास्तव में क्या थे। यदि उन्हें पता चलता कि ये जियान तियान दिव्य शिलालेख जियान टियन डिवाइन टैबलेट के अंश हैं, जिन्होंने प्राचीन आर्यावर्त ग्रेट शियर डायनेस्टी के उत्थान और पतन को देखा है, तो पूरे क्षेत्र में एक और भयानक रक्तपात शुरू हो जाता। ये शिलालेख केवल पत्थर नहीं, बल्कि इतिहास के दर्पण थे, जिन पर साम्राज्य की 9 अंतिम विधाएं 9 अल्टीमेट टेक्निक्स उकेरी गई थीं। अर्जुन के पीछे वह बूढ़ा सफाईकर्मी अभी भी अपनी झाड़ू थामे सीढ़ियां बुहार रहा था, शायद आखिरी बार। भाई, क्या मैं उस स्तंभ को 2 दिन खेलने के लिए उधार ले सकता हूँ? हर्ष फैनलर ने अर्जुन के पास आते ही अपनी आंखें सिकुड़ते हुए पूछा। अर्जुन ने मोटे हर्ष को घूर कर देखा और फिर भीम छू मैंग की ओर बढ़ गया। सबकी शक्ति में अद्भुत सुधार हुआ था। सिचुपोव ने जाते जाते अर्जुन को ठंडी नजर से देखा और कहा, राजधानी किंजू सिटी में फिर मिलेंगे। अर्जुन समझ गया कि सितुपो की वध की इच्छा अभी शांत नहीं हुई है। स्वर्ण शैनशिंड ने भी हर्ष से विदा ली। तुम राजधानी आओगे ना? उसने मीठी मुस्कान के साथ पूछा। हर्ष के हाँ कहते ही वह कन्या भवन की अन्य योद्धाओं के साथ ओझल हो गई। हर्ष उसे जाते हुए पागलों की तरह देख रहा था, जिसे देख अर्जुन को भी शर्म आ गई। नव्या का रहस्य। तभी अर्जुन ने नव्या यूमेंगी को आवाज दी। वह उसे एकांत में ले गया और सीधे उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, तुम कौन हो? जब मैं अद्वितीय लोक में आया, क्या तुम पहले से जानती थी कि मैं कौन हूं? नव्या ने उसका हाथ झटक दिया और एक विचित्र मुस्कान के साथ कहा, मैं राजकुमारी त्यानयुग शियटियन्यु हूं। या शायद मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? अर्जुन सन रह गया। नव्या का ये रूप बिल्कुल अपरिचित था। मैं यकीन नहीं करता, अर्जुन ने कहा। अगर ऐसा है, तो मुझसे पूछ क्यों रहे हो? जब तुम राजधानी पहुंचोगे, तब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी, नव्या ने रहस्यमयी अंदाज में कहा और चली गई। अर्जुन सोचता रह गया, क्या नव्या ही वह स्त्री थी जिसे उसके पिता हजारों साल पहले साम्राज्य से बाहर लाए थे? जियान तियान शिलालेख उसके हाथों में क्यों आया? क्या वह वृद्ध किसी और के आदेश का पालन कर रहा था? राजधानी की ओर प्रस्थान। ओझा मदहोश आयांग क्वैंगशेंग ने जोश के साथ कहा, अब राजधानी किंजू सिटी निकलने का समय आ गया है। पूरे आर्यावर्त के दिग्गज वहां जुट रहे होंगे। अर्जुन ने महसूस किया कि समय कम है। हालांकि वह शक्ति भवन के 7वें स्तर यूएनफ्यू 7th लेवल पर था, पर नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग के शीर्ष 3 में आना आसान नहीं था। वहां ऐसे योद्धा होंगे जिनकी इच्छा शक्ति मार्शल विल न केवल पूर्णता पर होगी, बल्कि वे दूसरे चरण सेकंड स्टेज के बोध तक पहुंच चुके होंगे। ओझा परिवार के प्रशिक्षण मैदान में सैकड़ों योद्धा एकत्र हुए। विशाल असुर पक्षियों याओ बीस्ट माउंट्स पर सवार होकर वे राजधानी की ओर चले। ये दृश्य अत्यंत भव्य था। राजधानी का वैभव, दिग्गजों का समागम। राजधानी किंजू सिटी आर्यावर्त का हृदय थी। ये शहर इतिहास के उतार चढ़ाव का गवाह रहा था। शहर के फाटकों पर नक्षत्रों जैसी चमक थी और आसमान शक्तिशाली योद्धाओं से भरा हुआ था। भीड़ में लोग चर्चा कर रहे थे। तारांकन यांजोऊ के तलवारबाज यांजो सॉर्ड्समैन सफेद कपड़ों में सजे योद्धा, जो अपनी तलवारों पर सवार होकर बादलों को चीर रहे थे। तारांकन असुर योद्धा, राक्षस पशुओं पर सवार आकाश असुर संप्रदाय के खूंखार लोग। तारांकन हुआ महाकाल हुआ टैक्सु नियति सूची का नंबर 1 योद्धा। हालांकि वह अब आकाशीय शक्ति टियंगांग रेल्म में प्रवेश कर चुका था, पर उसका नाम आज भी एक किंवदंती था। तभी दान राजमहल डेनवांग पैलेस का काफिला निकला। लोगों की आंखें फटी रह गईं जब उन्होंने यशवर्धन जान चैन को देखा, जिसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने नियति सूची में प्रथम स्थान पाने के लिए अपना ब्रेक थ्रू रोक रखा था। परंतु सबकी सांसें तब थम गईं जब उन्होंने दान राज की शिष्या नव्या मोकिंगचेंग को देखा। वह इतनी सुंदर थी कि पूरा शहर उसके एक दीदार के लिए थम गया था। राजधानी की गलियों में हजारों आवाजें गूंज रही थीं। आर्यावर्त के 9 राज्यों के वीर योद्धा एक मंच पर जुट रहे थे। ये केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि शौर्य का महाकुंभ था। अर्जुन राजधानी पहुंच चुका है, जहां उसकी मुलाकात अपनी पुरानी प्रेमिका नव्या मोकिंगचेंग से होने वाली है। क्या वह यशवर्धन और सितुपो जैसे दिग्गजों को धूल चटा पाएगा? और नियति सूची के इस महायुद्ध में अर्जुन का असुर रूप क्या नया चमत्कार दिखाएगा? राजधानी किंजू सिटी की सड़कें इस समय किसी मेले जैसी सजी हुई थीं। हर तरफ महान आर्यावर्त ग्रेट शियर डायनेस्टी के कोने कोने से आए योद्धाओं का तांता लगा हुआ था।
कोई यहाँ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने आया था, तो कोई केवल इस ऐतिहासिक महाकुंभ का गवाह बनने। भीड़ के बीच 3 आकृतियां धीरे धीरे चल रही थीं। 2 अत्यंत सुंदर युवतियां और उनके बीच एक साधारण सा दिखने वाला वृद्ध। वह वृद्ध कोई और नहीं, बल्कि श्वेत प्रवाल बाई पिंगसोंग थे। उनके साथ उनकी दोनों बेटियां, श्वेत तृप्ति बाई क्यूक्स्यू और श्वेत किरण बाई किंग थीं। ये शहर वाकई बहुत भव्य है, प्रवाल ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा। उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए जब वे चू देश की छोटी सी राजनीति में उलझे हुए थे। आज यहाँ सड़क पर चलने वाला हर दूसरा व्यक्ति उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। तृप्ति, तुम्हें अपनी बहन से सीखना चाहिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, प्रवाल ने कहा। तृप्ति ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखों में पछतावे की एक लकीर थी। वह मन ही मन सोच रही थी, क्या अर्जुन की इन्वेंशन यहाँ आएगा। वहीं किरण बाई किंग, जो अब पाताल कन्या महल शाइनिंग पैलेस में एक ऊंचे पद पर थी, मुस्कुरा रही थी। उसने अपने परिवार को फिर से जोड़ दिया था। वह जानती थी कि उसका अर्जुन भाई उससे भी कहीं अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा होगा। पुराने दोस्त और नई यादें। उधर सड़क के दूसरी तरफ अर्जुन को अचानक एक छींक आई। कौन मुझे याद कर रहा है? उसने बुदबुदाया। अपनी शेखी बघारना बंद करो भाई, मोटे हर्ष फैंडलर ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें लगता है तुम मेरी तरह हैंडसम हो जिसे लोग याद करेंगे? अर्जुन ने उसे एक तिरछी नजर से देखा और अपनी गोद में सो रहे मक्खन सियो हंट्यून को सहलाने लगा। उनके साथ ओझा मदहोश आयांग क्वैंगशेंग भीम छू मैंग और मदहोश की छोटी बहन ओझा लाली आयांग शाओलू भी थे। वे सब कल ही राजधानी पहुंचे थे। वे लोग कौन हैं? उनकी आभा किसी नंगी तलवार जैसी पैनी है, अर्जुन ने एक गुट की ओर इशारा करते हुए पूछा। वे बर्फीले प्रदेश बिंगजू सिटी के लोग हैं, मदहोश ने समझाया। वहां के लोग शस्त्र निर्माण आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग में माहिर होते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा में एक प्राकृतिक तीखापन होता है। बातों बातों में उन्हें एक बहुत ही सौंधी खुशबू आई, पुराने और कीमती अंगूरी आसव वाइन की महक। मदिरा लोक ड्रंकन इमॉर्टल रेजिडेंस। नाम तो बहुत बढ़िया है, मदहोश ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो आज जमकर जाम छलकाते हैं। जैसे ही वे अंदर जाने लगे, मदहोश अपनी मंगेतर मंजरी जिंगटिंग का मजाक उड़ाने लगा। अगर वह लड़की यहाँ आई तो मैं उसे सबक सिखा दूंगा। तभी पीछे से एक खनकती हुई आवाज आई। मदहोश सन रह गया। मंजरी वहीं खड़ी उसे घूर रही थी। अर्जुन और हर्ष अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अनपेक्षित मुलाकात। वे सब होटल की दूसरी मंजिल पर एक खिड़की वाली मेज पर बैठ गए। पास ही एक और मेज पर कुछ युवक युवतियां दान राज महल डेनवांग पैलेस के बारे में चर्चा कर रहे थे। दान राज महल पूरे आर्यावर्त के शीर्ष 3 गुटों में से एक है। वहां प्रवेश पाना मतलब जीवन सफल होना, एक युवक डींगे हाँक रहा था। उसके साथ बैठी एक युवती, जिसका नाम अंकिता यांगशियर था, अपनी सुंदरता के दम पर वहां जगह बनाने का सपना देख रही थी। तभी उस मेज पर बैठी सबसे आकर्षक युवती ने शांत भाव से कहा, दान राज महल जैसे संस्थान में प्रवेश केवल तिकड़मों से नहीं, बल्कि योग्यता से मिलता है। उसकी आवाज सुनते ही अर्जुन के हाथ में पकड़ा प्याला रुक गया। उसने मुड़कर देखा, वह पीठ उसकी बहुत जानी पहचानी थी। जैसे ही उस युवती को किसी के देखने का एहसास हुआ, वह मुड़ी। अर्जुन को देखते ही उसका शरीर कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू और होठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बरसों के इंतजार के बाद आती है। वह श्वेत किरण बाई किंग नहीं, बल्कि अर्जुन की वह पुरानी सहेली थी जिसका वह राजधानी में इंतजार कर रहा था। अर्जुन भाई, आखिरकार हम फिर मिल ही गए। अर्जुन की मुलाकात राजधानी में सबसे पहले किससे हुई है? क्या ये दान राजमहल की कोई खास सदस्य है या कोई पुराना दुश्मन? और जब सितुपो और अन्य दिग्गज अर्जुन को यहाँ देखेंगे, तो राजधानी में क्या खलबली मचेगी। राजधानी किंजू सिटी के उसी मदिरा लोक ड्रंकन इमॉर्टल रेजिडेंस में हवा का रुख अचानक बदल गया था। रोहिणी रुओहुन, जो कभी चू देश के सम्राट सितारे अकादमी की शान हुआ करती थी, आज एक अजनबी देश में अपनी गरिमा बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसने पिछले 2 वर्षों में बहुत कुछ देखा था, दुनिया की विशालता और अपनी शक्तियों की सीमा। उसकी प्राकृतिक मादकता और सुंदरता ने उसे कई बार खतरों में डाला था, लेकिन उसकी बुद्धिमानी ने उसे हर बार बचा लिया। जब उसने मेज पर अर्जुन की इन्वेंशन को देखा, तो उसकी आंखों में एक पुरानी चमक लौट आई। वह और अर्जुन भाई बहन जैसे थे। उसने धीरे से अर्जुन को चुप रहने का इशारा किया। वह उन लोगों के साथ एक छोटा सा मजाक करना चाहती थी जो उसे दान राजमहल डेनवांग पैलेस में प्रवेश दिलाने का झांसा दे रहे थे। प्राचीन मयूख खानदान, द चैन फैमिली। तभी सीढ़ियों से 2 प्रभावशाली युवक ऊपर आए। इनमें से एक मृगांक जिंगयू था, जो दान राजमहल की प्रसिद्ध औषध गुरु लोहिता लुओही का शिष्य था। लेकिन दूसरा युवक कहीं अधिक भव्य और शक्तिशाली लग रहा था। वह मयूख चैन परिवार से था।
किंजोऊ का मयू परिवार आर्यावर्त के सबसे प्राचीन और शक्तिशाली कुलों में से एक था। उनकी जड़ें हजारों साल पुराने साम्राज्य से जुड़ी थीं। उनके पास महासूर्य ब्रह्मांड विद्या, ग्रेट सन यूनिवर्स माइंड कल्टिवेशन टेक्निक थी, जो इतनी प्रचंड थी कि साधक अपने भीतर सूर्य की अग्नि जागृत कर सकता था। वह युवक मयू रमन चेनरैन था। वह नव्या मो कंचेंग की सुंदरता का कायल था और उसे पाने का सपना देख रहा था। चूंकि नव्या के पीछे पहले से ही हुआ महाकाल और यशवर्धन जैसे दिग्गज पड़े थे, रमन ने नव्या के कमजोर गुरु भाई मृगांक जिंगयूक से दोस्ती कर ली थी ताकि वह नव्या के करीब पहुंच सके। वासना और षड्यंत्र। मेज पर पहुंचते ही मृगांक की नजर रोहिणी पर पड़ी। रोहिणी की सहज मादकता ने मृगांक के भीतर एक गंदी आग जला दी। वह वैसे ही नव्या के गम में डूबा रहता था, अब उसे रोहिणी एक आसान शिकार लगी। मयूर रमन ने तुरंत स्थिति भांप ली। उसने मृगांक को खुश करने के लिए कहा, मृगांक भाई दान राजमहल के खास सदस्य हैं। अगर कोई लड़की कुछ खास देने को तैयार हो तो महल के द्वार खुल सकते हैं। रमन का इशारा साफ और घिनौना था। अंकिता यांगशियर, जो पहले से ही व्याकुल थी, तुरंत तैयार हो गई। लेकिन रमन और मृगांक की नजरें तो रोहिणी पर टिकी थीं। मैं जानती हूं कि मुझमें दान राजमहल में जाने लायक प्रतिभा नहीं है, रोहिणी ने मुस्कुराते हुए शिष्टता से मना करना चाहा। प्रतिभा की चिंता मत करो सुंदरी, मयूरमन ने आवाज धीमी करते हुए कहा। बस कुछ समझौते करो और मैं तुम्हें किसी भी बड़े संप्रदान में जगह दिला दूंगा। रोहिणी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह खड़ी हुई और जाने लगी। चुपचाप बैठ जाओ, मयूरमन की आवाज में अब कड़वाहट और धमक थी। एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। अर्जुन का हस्तक्षेप। रोहिणी के चेहरे पर शिकन आई, लेकिन तभी उसके सामने अर्जुन खड़ा हो गया। दीदी, इन निकम्मों की बातों पर ध्यान मत दो, अर्जुन ने शांत भाव से कहा और रोहिणी की ओर हाथ बढ़ाया। मृगांक जिंगयूक, जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, चिल्लाया, एक कदम भी हिला तो अंजाम बुरा होगा। अर्जुन मुस्कुराया। उसने रोहिणी का हाथ थामा। रोहिणी निश्चिंत थी। वह जानती थी कि अगर अर्जुन आज यहाँ खड़ा है तो सामने चाहे मयू परिवार का राजकुमार हो या दान राजमहल का शिष्य, वे उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की मेज पर बैठे मदहोश, हर्ष और मंजरी की आंखों में भी वही चुनौती थी। वे सब अब शक्ति भवन के 7वें और 8वें स्तर पर थे। अब वे केवल चू देश के छात्र नहीं, बल्कि पूरे आर्यावर्त के उभरते हुए सितारे थे। मयू परिवार के रमन और दान राज के मृगांक ने अर्जुन को ललकारा है। क्या अर्जुन भरी महफिल में मयू परिवार के घमंड को चूर चूर कर देगा? और जब नव्या मो कंचेंग को पता चलेगा कि उसका गुरु भाई रोहिणी के साथ बदतमीजी कर रहा था, तो दान राजमहल में क्या भूचाल आएगा? जैसे ही अर्जुन की इन्वेंशन के शब्द गूंजे, मृगांक जिंगयू की आंखों में एक खौफनाक ठंडी चमक कौंधी। निकम्मा। हाल के दिनों में वह पहले ही बहुत हताश था। उसके गुरु, उसके सीनियर और जूनियर सब उसकी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। अर्जुन के ये दो शब्द उसके दिल में सुई की तरह चुभे। बदतमीज औरत, चुपचाप यहाँ आकर बैठ जा, वरना मैं तुझे अपनी दासी बना लूंगा, मृगांक ने बिना मुड़े ठंडे स्वर में कहा। उसके सुंदर चेहरे पर एक विकृत मुस्कान थी। आमतौर पर मृगांक अपना आपा नहीं खोता था, लेकिन आज उसकी हताशा ने उसके दिल के अंधेरे पक्ष को बाहर निकाल दिया था। मदिरालय में मौजूद लोग उत्सुकता से देखने लगे। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति प्रभावशाली तो है, पर ऐसी बातें करना उसकी गरिमा के खिलाफ है। रोहिणी रुओहुन का चेहरा सख्त हो गया। हालांकि उसने पिछले कुछ साल बहुत विनम्रता से बिताए थे, लेकिन उसने अपनी गरिमा से कभी समझौता नहीं किया था। मृगांक के शब्द अत्यंत घिनौने थे। अगर लोहिता लुओही को पता चले कि उसका ऐसा शिष्य है, तो पता नहीं वह क्या सोचेगी। अर्जुन के शरीर से एक बर्फीली ठंडक निकली। मृगांक ने अपना जाम नीचे रखा और मुड़ा। जैसे ही उसने अर्जुन का चेहरा देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह उनकी तीसरी मुलाकात थी। पहली बार उसने अर्जुन को कौवा कहकर दुत्कारा था। दूसरी बार उसने अर्जुन को दान राजमहल के बाहर यशवर्धन जानचैन को चुनौती देते देखा था। उसके बाद से अर्जुन के किस्से पूरे आर्यावर्त में मशहूर थे। वह युवा मुद्रण सम्राट जिसने अपनी प्रेमिका के लिए हुआ खानदान के वारिस को मार दिया था। आज अर्जुन उसे वैसे ही देख रहा था जैसे कभी उसने अर्जुन को देखा था, एक मामूली चींटी की तरह। तुम, मृगांक की आवाज लड़खड़ा गई। अर्जुन की आंखों में एक ऐसा दबाव था मानो कोई प्राचीन असुर उसके सामने खड़ा हो। धप। अर्जुन ने एक कदम आगे बढ़ाया। मृगांक का दिल दहल गया और उसे पसीना आ गया। वह हड़बड़ाहट में पीछे हटा, उसका स्टूल उलट गया और वह मेज के नीचे जा गिरा। अगर अब एक भी गंदा शब्द निकाला तो मैं तुझे यहां से लुढ़काते हुए बाहर कर दूंगा, अर्जुन ने ठंडे स्वर में कहा। मृगांक जब उठ खड़ा हुआ तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। लोग उस पर हंस रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। अपनों का मिलन। अर्जुन ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया।
वह रोहिणी के पास गया और कोमलता से उसकी गालों को छुआ। दीदी, आप दुबली हो गई हैं। बदमाश, अपनी सीनियर का फायदा उठा रहे हो, रोहिणी ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। उसे गर्व महसूस हो रहा था कि उसका छोटा भाई अब इतना बड़ा हो गया है कि उसकी रक्षा कर सके। अब दीदी इतनी सुंदर होंगी तो फायदा क्यों न उठाऊं? अर्जुन ने हंसते हुए कहा और रोहिणी को गले लगा लिया। ये प्रेम नहीं, बल्कि शुद्ध पारिवारिक स्नेह था। हर्ष फैंडलर भी दौड़ता हुआ आया और बाहें फैलाकर बोला, दीदी, मुझे भी। मोटे, तू तो पहले से भी ज्यादा थुलथुल हो गया है, रोहिणी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, जिससे हर्ष का मुंह लटक गया। मयूरमन का हस्तक्षेप। अर्जुन रोहिणी को अपनी मेज की ओर ले जा रहा था, तभी मयूरमन चैन रैंड, जो अब तक चुप था, गरज कर बोला, रुको। रमन ने सब कुछ बड़ी बारीकी से देखा था। वह समझ गया था कि अर्जुन और उसके साथी किसी साधारण कुल के नहीं हैं, विशेष रूप से मदहोश और मंजरी। लेकिन उसे लगा कि राजधानी में उसके मयू परिवार के सामने कोई भी टिक नहीं सकता। तुम चाहे जो भी हो, यहाँ आओ और मेरे भाई मृगांक से घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो, रमन ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा। अर्जुन ने रमन की ओर देखा। वह राजधानी में नया था और झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए उसने रमन की बात अनसुनी कर दी और रोहिणी को लेकर आगे बढ़ गया। रमन की आंखों में महासूर्य की लपटें भड़क उठीं। उसने मेज पर हथेली रखी और देखते ही देखते वह लकड़ी की मेज जलकर राख हो गई। यहां तक कि मदिरा के प्याले भी पिघलकर तरल बन गए। मदहोश आयांग क्वैंगशेंग ने अर्जुन को चेतावनी दी, अर्जुन, ये महासूर्य मयू परिवार से है। अर्जुन के दिमाग में तुरंत आकाश स्तंभ का वह दृश्य आया जहां 9 लोगों ने आर्यावर्त को बांटा था। यह मयू परिवार उन्हीं 9 गद्दारों में से एक का वंशज था। ओझा मदहोश, रमन ने मदहोश को पहचानते हुए कहा। क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ, यह मेरा भाई अर्जुन है। आज हम यहाँ शांति से मदिरा पान कर रहे हैं, उम्मीद है कि तुम इसमें खलल नहीं डालोगे, मदहोश ने दृढ़ता से कहा। रमन कुटिलता से हंसा। खलल तो पड़ चुका है। उसने मेरे दोस्त का अपमान किया है। अगर मैं खुद आगे बढ़ा तो मैं केवल माफी ही नहीं मांगूंगा, बल्कि इस औरत को भी अपने साथ ले जाऊंगा। सूर्य बनाम असुर। अर्जुन ने रोहिणी को शांत रहने का इशारा किया, अपना जाम नीचे रखा और रमन की ओर बढ़ा। अर्जुन के शरीर से एक खौफनाक आभा और निकली। वह शक्ति भवन के 7वें स्तर पर था, जबकि रमन 8वें स्तर पर। रमन के चारों ओर की हवा इतनी गर्म हो गई थी कि पास की कुर्सियां जलने लगी थीं। महासूर्य ब्रह्मांड शक्ति के साधक अपने शरीर से इतनी ऊर्जा पैदा कर सकते थे कि पास आने वाला व्यक्ति भस्म हो जाए। ओझा परिवार के सम्मान में मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। रमन की आंखें 2 जलते हुए सूर्यों की तरह चमक रही थीं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो दहकते लोहे की तरह लाल हो रहा था। क्या अर्जुन की असुर शक्ति मयूर रमन की महासूर्य की लपटों को झेल पाएगी? और जब मदिराले में ये 2 दिग्गज टकराएंगे तो राजधानी किंजोऊ में क्या प्रलय आएगा? मदिराले से भागे हुए लोग अब सुरक्षित दूरी पर खड़े होकर इस महासंग्राम को देख रहे थे। महासूर्य मयू परिवार की विद्या इतनी प्रचंड थी कि उसकी लपटें न केवल शरीर को जलाती थीं, बल्कि आसपास की हवा को भी जहरीला और झुलसाने वाला बना देती थीं। अगर कोई कमजोर साधक पास होता तो वह बिना छुए ही राख बन जाता। आर्यावर्त ग्रेट शियर की शीर्ष 10 विद्याओं में इसका नाम शुमार था। चलो, बाहर फैसला करते हैं, अर्जुन ने शांत भाव से कहा। मयूर रमन चैन रैंड के होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल गई। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार कब किसी 7वें स्तर के योद्धा ने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी। धूम, रमन ने शून्य में छलांग लगाई और मदिराले की छत को चीरते हुए आसमान में पहुंच गया। अर्जुन भी काली आसुरी ऊर्जा डेमोनिक चीख के साथ एक बिजली की लकीर की तरह उसके पीछे लपका। मदहोश, रोहिणी और अन्य लोग भी खिड़कियों से बाहर निकल आए ताकि इस ऐतिहासिक टकराव को देख सकें। सूर्य बनाम असुर, पहला प्रहार। आसमान में एक अद्भुत दृश्य था। एक तरफ अर्जुन की घनी काली ऊर्जा थी, तो दूसरी तरफ मयूर रमन के पीछे एक दहकता हुआ सूरज जैसा चमकता गोला। ऐसा लग रहा था मानो रमन सीधे सूर्य की किरणों को अपनी शक्ति बना रहा हो। क्या एक कौवा सूरज को चुनौती देगा? रमन ने उपहास किया और अपनी हथेली आगे बढ़ाई। उसके शरीर से निकलने वाली गर्मी इतनी तेज थी कि नीचे खड़े लोगों की आंखों में जलन होने लगी। बूम, दोनों के बीच सीधी टक्कर हुई। न किसी ने पैंतरा बदला, न कोई चाल चली, ये शुद्ध शक्ति का मिलन था। धमाका इतना जोरदार था कि बादलों की परतें धुएं की तरह बिखर गईं। रमन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसे लगा मानो उसका हाथ किसी लोहे के पहाड़ से टकराया हो। उसकी रगों में कंपन हुआ और वह 10 फीट पीछे जा गिरा। उधर अर्जुन खड़ा रहा, हालांकि उसके हाथ पर रमन की महासूर्य ऊर्जा ने हल्का सा काला निशान छोड़ दिया था। शक्ति भवन का 8वां स्तर। क्या तुम्हारी बस इतनी ही औकात है?
अर्जुन की आंखों में बर्फीली चमक थी। सूर्य का ग्रहण। अपनी हार से तिलमिला कर रमन ने अपनी दहकती सूर्य नक्षत्र आत्मा स्कॉचिंग सनस्टार सोल को जागृत किया। उसके चारों ओर एक ऐसा प्रकाश मंडल बना कि लोग अंधे होने लगे। ये महासूर्य दीप्ति ग्रेट सन इल्यूमिनेशन थी। अब बचकर दिखा। रमन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। एक हारा हुआ योद्धा केवल शोर मचाता है, अर्जुन ने कहा और अपने शरीर पर असुर कवच डिमोनिक आर्मर चढ़ा लिया। रमन ने सौर प्रकाश की ढाल से अर्जुन को भस्म करने की कोशिश की, पर अर्जुन ने अपनी शून्य भेदी वॉइड ब्रेक मुद्रा से प्रहार किया। जैसे ही उनकी हथेलियां मिली, अर्जुन की शक्ति रमन के शरीर के भीतर पैठ गई, उसके आंतरिक अंगों को झकझोरते हुए। धूम। रमन फिर से हवा में उछाला गया और इस बार उसने खून की उल्टी की। अर्जुन ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। वह नाग गर्जना ड्रैगन रॉ के साथ रमन पर टूट पड़ा। एक के बाद एक प्रहारों ने रमन के राजसी गौरव को मिट्टी में मिला दिया। अंत में रमन एक इमारत की दीवार में धंस गया, लहूलुहान और बेदम। अर्जुन ने हवा में तैरते हुए उसकी ओर देखा और केवल 2 शब्द कहे, अत्यंत कमजोर। बिछड़ी यादों का एहसास। रमन अपमान का घूंट पीकर वहां से भाग निकला। मदिरालय के बाहर खड़ा मृगांक जिंगयू कांप रहा था। वह समझ गया था कि जिस अर्जुन को उसने कभी तुच्छ समझा था, वह अब उसकी पहुंच से बहुत ऊपर जा चुका है। अर्जुन रोहिणी के पास लौटा। रोहिणी ने गर्व से उसका हाथ थाम लिया, लेकिन तभी अर्जुन की भौहें तनी। उसने मदहोश से कहा, तुम लोग रोहिणी दीदी को लेकर जाओ, मुझे एक जरूरी काम है। मदहोश समझ गया, तुम नव्या मो केंचेंग को ढूंढने जा रहे हो। मैं भी साथ चलता हूँ, मयू परिवार के घर में अकेले जाना ठीक नहीं। नव्या का दीदार। अर्जुन और मदहोश ने चुपके से मृगांक का पीछा किया। मृगांक मयू परिवार के उस विशाल महल चैन मैंशन में पहुंचा जो किसी इंद्रपुरी से कम नहीं था। महल के भीतर एक शांत और सुंदर विला था। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दिव्य चेतना डिवाइन परसेप्शन को सक्रिय किया। उसकी चेतना महल की दीवारों को लांघती हुई एक सजे धजे कमरे में प्रविष्ट हुई। कमरे के भीतर सफेद वस्त्र पहने एक अप्सरा जैसी सुंदरी ध्यान की मुद्रा में बैठी थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसके सामने एक 7 रंगों की अग्नि वाला औषध पात्र पिल फर्नेस हवा में तैर रहा था। नव्या। अर्जुन का दिल जोर से धड़का। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद वह चेहरा फिर उसके सामने था। तभी नव्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने औषध निर्माण रोक दिया और खिड़की की ओर देखते हुए कड़ाई से पूछा, वहां कौन है? नव्या ने अर्जुन की चेतना को पहचान लिया है या उसे कोई खतरा महसूस हुआ है? क्या मयू परिवार के सख्त पहरे के बीच अर्जुन अपनी नव्या से मिल पाएगा? और जब मृगांक को पता चलेगा कि अर्जुन महल के भीतर घुस चुका है, तो क्या प्रलय आएगा? नव्या मो केंचेंग के चारों ओर एक अदृश्य ज्योतिर्मय घेरा था, जो उसे एक पवित्र आभा प्रदान कर रहा था। उसके सब छिद्र उत्तम हृदय 7 ऑरिफिसेस एक्सक्विजिट हार्ट के कारण उसकी बोध शक्ति अत्यंत तीव्र थी, अन्यथा अर्जुन की इन्वेंशन की सूक्ष्म मानसिक चेतना को पकड़ पाना नामुमकिन था। जैसे ही नव्या ने मुड़कर देखा, अर्जुन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी आंखें सीधे उसके दिल में झांक रही हों। वह पहले से कहीं अधिक सुंदर और दृढ़ दिख रही थी। नव्या के होंठों से एक धीमी फुसफुसाहट निकली, अर्जुन, क्या ये तुम हो? इस कोमल आवाज में बरसों का इंतजार और तड़प छिपी थी। अर्जुन का मन किया कि वह जोर से चिल्लाकर कहे, हाँ नव्या, मैं यही हूं, तुम्हारे बिल्कुल पास। गुरु और शिष्या का संवाद। तभी कमरे में नव्या की गुरु लोहिता लुओही प्रविष्ट हुई। उन्होंने भी किसी की मौजूदगी का एहसास किया, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपनी चेतना पूरी तरह समेट ली थी। गुरु माँ, वह आएगा। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ, नव्या ने दृढ़ता से कहा। मैं नहीं समझती कि तुम एक बचपन के लगाव को अब तक क्यों पकड़े हुए हो, लोहिता ने हार मानकर कहा। क्या तुम्हें याद है हमारा समझौता? अगर वह इस साल की नियति सूची डेस्टिनी रैंकिंग की प्रतियोगिता में यशवर्धन जान चैन को हरा देता है, तो मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगी। लेकिन अगर वह हार गया, तो तुम चुपचाप मेरी बात मानोगी। मुझे याद है, नव्या मुस्कुराई। उसे अर्जुन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। मयू महल के बाहर का टकराव। महल के बाहर अर्जुन और मदहोश आयांग क्वैंगशेंग को मयू परिवार चैन फैमिली के योद्धाओं ने घेर लिया था। मदहोश ने स्थिति को संभालते हुए कहा, मैं ओझा मदहोश हूं। हम यहाँ केवल एक पुराने मित्र से मिलने आए थे। पुराना मित्र? मयू परिवार के मुखिया ने संदेह से पूछा। हाँ, मेरी भाभी नव्या मो केंचेंग यही है, मदहोश ने मजाक में कहा, जिससे अर्जुन सकपका गया। स्थिति बिगड़ती देख मदहोश ने चतुराई से बात घुमा दी और मयू परिवार को युद्ध कला के आदान प्रदान चैलेंज का न्योता दे दिया। यशवर्धन का काल रूप। जैसे ही अर्जुन और मदहोश वहां से निकले, एक सुनहरी बिजली की तरह कोई उनके पीछे लपका। वह यशवर्धन जान चैन था।
अब यशवर्धन की आंखों से खौफनाक सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने स्वर्ण दंड प्राचीन ग्रंथ गोल्डन पनिशमेंट एंशिएंट स्क्रॉल की विधा सिद्ध कर ली थी। उसका पूरा शरीर स्वर्ण कवच की तरह चमक रहा था। अर्जुन, तूने मेरी बदनामी की थी, तूने मुझे कातिल कहा था। आज मैं तुझे मिटा दूंगा। यशवर्धन के हर कदम के साथ स्वर्ण इच्छा, गोल्ड विल और तलवार इच्छा, स्वॉर्ड विल का प्रचंड दबाव हवा में फैल रहा था। सावधान, इसकी दोनों इच्छा शक्तियां पूर्णता परफेक्शन पर हैं, मदहोश ने चेतावनी दी। रहस्यमयी काला नकाबपोश द ब्लैक रोब्ड मैन। अर्जुन और मदहोश तेजी से पीछे हटने लगे, जबकि यशवर्धन अपनी तलवार पर सवार होकर काल की तरह उनका पीछा कर रहा था। तभी अचानक आसमान से एक काला नकाबपोश नीचे उतरा। उसके उतरते ही नीचे की इमारतें कांप उठीं। उस व्यक्ति के चारों ओर एक डरावनी असुर शक्ति डेमोनिक माइट का घेरा था। उसके पास की हवा काली पड़ चुकी थी। जैसे ही यशवर्धन रुका, उसकी नजरें उस नकाबपोश की आंखों से मिलीं। वे आंखें नौ पाताल नरक नाइन नेदर पर्गटरी जैसी ठंडी और खौफनाक थीं। असुर विधा डेमोनिक टेक्निक। यशवर्धन सन रह गया। आर्यावर्त ग्रेट शियर में असुर साधना प्रतिबंधित थी। ये रहस्यमयी व्यक्ति कौन था जो इतनी प्रचंड असुर शक्ति का स्वामी था? ये काला नकाबपोश कौन है? क्या यह अर्जुन का कोई गुप्त रक्षक है या कोई नया दुश्मन? और जब यशवर्धन की स्वर्ण शक्ति का सामना इस असुर शक्ति से होगा तो राजधानी में क्या विनाश होगा? इतना सुनने के बाद भी जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो। और हमारे प्रीमियम चैनल पर बहुत सारी स्टोरीज कंप्लीट हैं और बहुत सारी ऑनगोइंग है। जिसको ज्वाइन करना है वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है।